यस स्टार्टेड ना। हाँ सर, शुरू हो गया। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं सर। लॉ का क्लास मंडे है तो लॉ का क्लास तो होगा। तो सर आज हम लोग लॉ में कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर लास्ट वीक हम लोगों ने छोड़ा था। तो लास्ट वीक कहाँ छोड़ा था सर? अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और ये अदर एसेंशियल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। जैसे सुनने में अदर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसको कंप्लीट तरीके से समझने के लिए ये जो भी क्लास में चर्चा अभी होगा, हर एक मतलब नॉट जस्ट कि आज का क्लास, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करना बाकी है सर। तो उसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में चले गए हैं धीरे धीरे, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से लेके कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेके अब हम लोग पहुंच गए सर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ टॉपिक डिस्कशंस हो गया है। जैसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बात हुआ है सर कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ बेसिक लेवल बिजनेस डील के बारे में बात हो रहा है सर, ठीक है। जो बिजनेस डीलिंग्स होते हैं, नॉट जस्ट कि बिजनेस डील, सोसाइटी में और भी अलग अलग डील होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस डील सबसे पहले आता है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग बिजनेस लॉ में ही बात करते हैं। कभी कभी हम लोग नॉर्मल जो शायद प्रॉपर बिजनेस नहीं है, ऐसे भी चीजें हो जाता है जो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर लेता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो क्या बोलते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो यूज है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। छोटा से मतलब कोई भी छोटा मोटा मैटर इसके अंदर आ जाता है। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग ऑलरेडी ये बात जान लिए सर कि 18 प्लस होना जरूरी होता है किसी के साथ किसी का कोई भी डील करने के लिए, ठीक है। सपोज आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हो, ठीक है, डील इन द सेंस सिंपल सा डील कि भाई मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तुम्हारे पास कुछ पैसा है, तो कोई किसी से मोबाइल फोन परचेज करना चाहता है, कोई किसी का लैंड परचेज करना चाहता है, कोई किसी का बिल्डिंग परचेज करना चाहता है, या फिर एनी काइंड ऑफ परचेस ही करे, जरूरी नहीं। बेसिक लेवल एक ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, बदले में तुमको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ, ठीक है, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोन, किसी को लोन देना है, किसी से लोन लेना है, ठीक है, किसी को घर बेचना है, किसी से घर लेना है, एनी काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नाम ले लो सर, इस एक्ट के अंदर आ जाएगा। तो आपको मेजर होना पड़ता है, मेजर माने 18 प्लस आपका उम्र होना चाहिए। उसके अलावा और भी चीजें हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। साउंड माइंड, हाँ, दिमाग एकदम मतलब दिमागी हालत ठीक होना चाहिए। दिमागी हालत इन द सेंस माथा खराब होने से थोड़ी चलेगा सर। हेलो, बोलो सर, माथा खराब होने से चलेगा क्या? नहीं ना, माथा सही तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे वो एक छोटा सा एक क्या है, गाने का एक लाइन याद किया है, क्या है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मतलब दिमाग खराब होने से नहीं चलेगा, चाहे किसी भी एंगल से हो। साउंड माइंड, एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड से होना चाहिए। इसके ऊपर भी ऑलरेडी आप लोग काफी डेप्थ में पढ़ चुके हो। और नॉट डिस्क्वालिफाइड जो है, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मानो एनिमी के साथ, फॉरेन कंट्री के, फॉरेन एनिमी या फिर कोई भी फॉरेन पर्सन के साथ अगर गवर्नमेंट मना करके रखा है, जैसे ये भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फॉरेन सोवरेन्स, मैंने आप लोगों को यूएस के बारे में बताया था। यूएस का क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन एम्बेसी। हाँ सर, फॉरेन एम्बेसी जो हमारे अमेरिकन सेंटर बोलते हैं उसको, जैसे वो कोलकाता में है, तो एम्बेसी के अंदर कोई है, उसके साथ आप कोई डील कर रहे हो, नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट प्रॉपर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते। ये सब नॉट डिस्क्वालिफाइड लिस्ट में काउंट है सर, ठीक है। कि किसी फॉरेन एनिमी के साथ, किसी फॉरेन एम्बेसी के लोगों के साथ, ठीक है, मतलब जिसके बारे में गवर्नमेंट मना करके रखा है, जो दिवालिया व्यक्ति है, दिवालिया इंसान, लाइक जैसे मानो किसी के बारे में गवर्नमेंट ने छाप दिया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये बंदा बैंकरप्टेड है, ठीक है, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो करेगा वो फंसेगा, जो करेगा वो फंसेगा। तो ठीक है, ये सब चर्चा हो चुका है और उसके ऊपर भी बहुत डिटेल्स में बात हुआ है, वो सब आप लोग जानते हो, ठीक है। ओके, तो चलो मैं बात को आगे लेके चलता हूँ। फिर हम लोग लास्ट क्लास, मुझे याद है,
फ्री कॉन्सेंट के ऊपर बात किए थे। फ्री कॉन्सेंट माने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्री कॉन्सेंट में होना चाहिए, मतलब दबाव में आके नहीं सर, है ना। फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है? यस बोलो, कोई तो बताओ फ्री कॉन्सेंट का बेसिक मतलब। यस, एनीवन सर, थोड़ा आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर लो। फ्री कॉन्सेंट माने, हाँ बोलो सर बोलो। यस एनीवन। सब मर्जी होना चाहिए। मर्जी होना चाहिए, मतलब तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ कोई भी किसी भी तरह का डील ना कर पाए। इवन शादी वाला मर्जी भी इसके अंदर आ जाता है सर, ठीक है। शादी में भी होता है ना जैसे कि उसके मर्जी के खिलाफ शादी करा दिया वो भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फ्री कॉन्सेंट एकदम सबका एकदम क्रिस्टल क्लियर फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। दवा में आगे किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डील नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये फ्री कॉन्सेंट बहुत बड़ा चीज है। इसके अंदर सिर्फ एक बात नहीं है सर, फ्री कॉन्सेंट कैसे कैसे खराब किया जाता है, माने किसी का मर्जी कैसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। मर्जी डिस्ट्रॉय करना माने माने आपका मर्जी नहीं है फिर भी आपको जबरदस्ती किया जाता है, या तो डरा के, धमका के, बंदूक का धमकी दे के, एनी काइंड ऑफ कोर्शन बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज कोर्शन, ठीक है। मैं लास्ट क्लास आप लोगों के साथ कोर्शन पे ही बात किया, और एक चीज पे बात किया सर, अंडू इन्फ्लुएंस, है ना। कोर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। कोर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक्स है, ठीक है। ये सब भी चीजें हैं जो फ्री कॉन्सेंट को प्रॉब्लम करता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए किसी भी इंसान का या किसी भी लीगल पर्सन का, जो भी वो अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करे, अगर वो मर्जी किसी का डिस्ट्रॉय होता है ना, तो ये चीज इसमें सामने आ जाता है। हमें इस चीज को क्या करना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ हमेशा देखता है कि ये चीज नहीं हो, किसी के साथ जबरदस्ती ना हो, अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन करके किसी के साथ धोखा ना हो, बाय मिस्टेक भी धोखा ना हो, बाय मिस्टेक भी धोखा ना हो। सर अगर हो जाए तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूफ करना पड़ेगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर, बार्डन ऑफ प्रूफ। सर ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट में केस बनेगा उसी के ऊपर रहेगा कि आप प्रूव करो कि आप गलत नहीं हो, ठीक है। जो गलत नहीं होते हैं उसी को प्रूव करना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है, कि मैं गलत नहीं हूँ, प्रूव करके दिखाओ। सर जो सच्चा होता है ना वो प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे संविधान में लिखा रहता है ना सर, सत्यमेव जयते सर। लेकिन हम लोग तो टीवी में देखते हैं कि जिसके पास पैसा है कोर्ट उसके साथ में है, सर वो अलग बात है, मैं उस मैटर में भी बात नहीं करूंगा। अच्छा देखो, तो इसमें ये जो कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोerशन, ठीक है। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज अंडर इन्फ्लुएंस। अच्छा कोई मुझे आप लोगों में से एनीवन सर, कोerशन और अंडर इन्फ्लुएंस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब इन सिंपल अगर कोई आपको पूछे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोerशन एंड अंडर इन्फ्लुएंस, तो क्या बताओगे? मतलब कोerशन क्या होता है और अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है? एनीवन, थोड़ा ट्राई करो सर। कोई तो बताए मुझे। मतलब कोई चीज जबरदस्ती करवाना, और अंडर इन्फ्लुएंस कोई नजदीकी मतलब करीबी रिलेशन में ही ये होता है। मतलब जो आपके सबसे भरोसे वाला लोग है वही आपका हाँ भरोसा तोड़ता है ना। ये बहुत भयंकर चीज है, दिल तोड़ता है पहले, ठीक है पहले आपका दिल तोड़ लेगा। अंडर इन्फ्लुएंस में दिल टूट जाता है सर। हाँ सर दिल टूट गया, हाँ सर दिल टूटेगा ना, जो जिस पे आप जिस पे आपने भरोसा किया वही आप पे, मतलब वो बोलते हैं ना क्या, धोखा, धोखा कर दिया, दगेबाज ऐसे बोलते हैं ना, दगा कर दिया वही। ये बहुत खतरनाक चीज है। क्वेश्चन पे फिर भी समझ में आ रहा है, आगे सामने वाला मेरे को धमकी दे रहा है, मार रहा है, पावर का मिसयूज कर रहा है। अंडर इन्फ्लुएंस में सामने वाला आपका सबसे प्यारा इंसान है, आप जिस पे बहुत भरोसा करते हो, बहुत लोग हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके जैसे मानो शेयर मार्केट में जो ब्रोकर होते हैं ना वो अपने क्लाइंट का बहुत भरोसे वाला होता है ना। अंडर इन्फ्लुएंस का और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। शेयर मार्केट के बारे में सर, आप हमेशा शेयर मार्केट में आ जाते हो। हाँ सर मेरा बहुत पसंदीदा जगह है, पढ़ाता रहता हूँ ना शेयर मार्केट सारा दिन, तो दिमाग में चलता है क्या करे सर और आजकल यूथ भी बड़ा शेयर मार्केट को जानने के लिए उत्सुक है। ये मुझे अच्छा लगता है सर।
गांव गांव तक लोगों के अंदर उत्सुकता आ गया शेयर मार्केट के बारे में जानने का। बट प्रॉब्लम यही है कि शेयर मार्केट को पैसा का कुंड समझा है, नॉलेज का कुंड समझे तो अच्छा रहेगा सर। पैसा मिल जाएगा सर, ज्ञान बढ़ाओ पैसा मिलेगा, लेकिन बिना ज्ञान का सिर्फ पैसा पैसा करोगे, आसमान से टपकोगे, खजूर पे लटकोगे। ठीक है, इसलिए बच के रहना। आगे देखो, तो शेयर मार्केट में क्या होता है सर, आप लोग जानते हो? जैसे शेयर मार्केट में एक ब्रोकिंग ब्रोकिंग होता है, आप लोगों को आइडिया है सर? शेयर ब्रोकिंग, हाँ सर, है आइडिया? हाँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मानो एक नाम है, बहुत फेमस नाम है, मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक पर्सन है सर। ठीक है, मतलब मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने शेयर मार्केट को एक जमाने में ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के टाइम पे और मार्केट में बहुत नाम किया था। तो ये एक ब्रोकिंग फार्म है। ऐसे इंडिया में आज की डेट में करीब 100-150 ब्रोकिंग फार्म होगा, उससे भी ज्यादा है। ठीक है, बट मैं एक नाम लिया, ऐसे और भी आप लोग जानते हो, जीरोधा, आप स्टॉक्स, ठीक है, ग्रो, देयर आर लॉट्स ऑफ नेम जो आज के डेट में बड़ा ट्रेंडी है। ठीक है, ट्रेंडी माने मार्केट में बड़ा चल है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ अंडे इन्फ्लुएंस का। जैसे जब कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है ना, तो उसको किसी ब्रोकिंग फार्म के थ्रू से उनको डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। क्या ओपन करना पड़ता है सर? डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। नाउ डिमैट अकाउंट क्या है सर? सर डिमैट अकाउंट एक्चुअली जब आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपको एक शेयर को होल्ड करने के लिए एक डिजिटल अकाउंट होता है। ठीक है, जो सेबी के पास सुरक्षित होते हैं थ्रू डिपोजिटरीज। ये सब चीजें आप लोग आगे आगे पढ़ोगे सर, सब कंपनी लॉ के अंदर, सिक्योरिटी लॉ के अंदर आप पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में, फाइनल लेवल में बहुत पढ़ोगे, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। लेकिन फिलहाल आप ये सर, ये सब जो भी मैं बात करता हूँ ना, कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात नहीं है, सब आप लोगों का एरिया है। ठीक है, शेयर मार्केट कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज है, ये सब सीएस सीएमए का कोर पार्ट में आजकल चल रहा है सर। मतलब आप लोगों को जाके यही सब चीज भी समझना पड़ेगा, और आजकल बहुत जरूरत भी हो गया है। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल, और भी नाम है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, बहुत नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पर। अंडे इन्फ्लुएंस का क्या बात करना चाहता हूँ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जब आप इनके पास अकाउंट ओपन करते हो तो ये आपको एडवाइजरी पार्ट भी देता है। क्या पार्ट देता है सर? एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर इन द सेंस कि ये कंपनी की तरफ से आपको सर्विस देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? डेडिकेटेड एडवाइजरी। हेलो, दिखाई दे रहा है सबको? अरे जल्दी बताओ, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को आज थोड़ा अलग लेवल पे लेके गया। बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ। ओके ओके सर, थैंक यू। ऐसे हमेशा मैं सोच के नहीं आता सर, जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं उसी से बता रहा हूँ आपको। तो डेडिकेटेड एडवाइजरी माने क्या? ये जो कंपनी है, ये अपने क्लाइंट को, क्लाइंट माने जैसे मानो आपने ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया, ठीक है, शेयर मार्केट अकाउंट ओपन किया, आपका खुद का डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, तो ये कंपनी ना आपको एक डेडिकेटेड एडवाइजरी प्रोवाइड करेगा। तो ये एडवाइजरी कैसे बनता है, इसी का पढ़ाई मैं कराता हूँ सर। ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट में स्पेसिफिकली एडवाइजरी बनना चाहते हैं उनके लिए अलग से क्लास चलता है। ठीक है, उसके लिए एनआईएसए में एग्जाम होता है, और फिर वो लोग आगे जाके मार्केट में स्टार्ट करते हैं। अच्छा है, बहुत लोग सारे स्टूडेंट्स हैं ना सर, जो पढ़ाई करते करते जॉब करना चाहता है, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आगे करियर बिल्ड करना चाहता है, वो लोग भी करते हैं, एनआईएसएम क्रैक करके एडवाइजरी रोल होता है। ठीक है, वो सब बातें अगर आप लोगों के दिमाग में कभी आए तो आप मुझे अलग से पूछना, मैं बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये ब्रोकिंग फर्म अपनी क्लाइंट का, उसके पास उसके अकाउंट में कितना पैसा है, हेलो, ठीक है, मानो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कितना फंड मैनेज करते हो, ठीक है, कितना फंड मैनेज करते हो, 1 लाख है कि 1 करोड़ है, 10,000 है कि 5,000 है, 500 है कि 5 लाख है, 5 करोड़ है कि 50 करोड़ है, ये सब इंफॉर्मेशन इनके पास होते हैं। इवन कभी कभी तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू से इनके पास पावर भी होता है कि ये पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म आपके बिहाफ में स्टॉक परचेज भी कर सकता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मानो कोई स्टॉक लॉस में जाएगा, लेकिन आपको पता है कि उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं है, आप कौन हो? आप ब्रोकिंग फर्म की तरफ से हो। आपका क्लाइंट जो है उसका फंड ग्रो करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मार्केट रिस्क अलग है, मार्केट किसी कारण से इकोनॉमिकली फ्लक्चुएट किया, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के आप अब कभी भी नॉर्मल तरीके से सोचो कि अपने क्लाइंट का खराब नहीं करोगे, लेकिन कभी कभी करते हैं सर, वो गलत चीज होता है, और ये एक्चुअली भरोसा टूटता है। आप समझ रहे हो सर, मैं बिजनेस एंगल से बात कर रहा हूँ, भरोसा टूट जाता है।
ठीक है, जैसे वो राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, तो यहाँ पर हम क्या गाना गाएंगे सर? ये बहुत पुराना शाहरुख खान का एक मूवी है सर, वो राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, वेरी ओल्ड मूवी सर शाहरुख खान के। तो यहाँ पर है वो राजू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करियो दिल टूट जाता है। क्यों दिल टूटता है? क्योंकि ब्रोकिंग फर्म की तरफ से आपको जो एडवाइस दिया जा रहा है, सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए ये लोग आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए। आप बाई करोगे शेयर तो भी ब्रोकरेज, आप सेल करोगे शेयर तो भी ब्रोकरेज। मतलब ब्रोकरेज के चक्कर में अपने क्लाइंट का पैसा को मिसयूज करना ये गलत बात है। अब आप बोलोगे तो फिर जो क्लाइंट है वो क्यों भरोसा करेगा सर? क्योंकि उनको यही लगता है ना कि ये ब्रोकिंग फर्म मेरा एडवाइजर है, ये मेरा सब अच्छा करेगा। जैसे ये एग्जांपल मैं और एक एंगल से दे सकता हूँ, शेयर मार्केट के एंगल से तो आप समझ ही रहे हो, आपको और भी एंगल दे सकता हूँ। लॉयर, अच्छा एक लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? जोरदार होगा कि नहीं होगा? हेलो आप मुझे बताओ, एक लॉयर और उसका जो क्लाइंट है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? क्लोज होगा कि नहीं होगा? भरोसे वाला होगा कि नहीं होगा? प्लीज टेल मी, बताओ ना सर, होगा ना सर? लेकिन फिर भी आप देखना कि कोई कोई लॉयर ऐसे होते हैं, ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो एक्सपीरियंस में आपको पता लगेगा। सपोज आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आप किसी लॉयर के पास जाते हो, लॉयर आपका केस लेता है, लेकिन आपको जिताने के बजाय वो आपका केस को पेंडिंग करा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है, ठीक है, जिनके अगेंस्ट में आपने केस किया वो पैसा वाला है, और वो क्या कर रहा है, लॉयर को साइड से पैसा दे रहा है, उसका केस वो नहीं लड़ रहा है, वो बस पैसा खा के केस को झुला रहा है, ठीक है, केस को और ज्यादा खींच रहा है। लेकिन एक क्लाइंट को क्या करना चाहिए? एथिक्स क्या बताता है कि भाई अपने क्लाइंट को रक्षा करना, भले ही क्लाइंट गलत हो जो भी हो, अपने क्लाइंट के लिए काम करना है। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप भरोसा करते हो, आपका भरोसा तोड़ता है। ये सब बिजनेस में होता है सर, आप जिस पे भरोसा करोगे वो आपका भरोसा तोड़ सकता है। इसीलिए लॉ में अंडर इन्फ्लुएंस को बहुत खतरनाक तरीके से देखा जाता है। आगे आगे आपको और आइडिया मिलेगा सर, ठीक है, तो जस्ट बने रहो सर। ये लॉ का पेपर कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन में आपको हेल्प करेगा कि क्या करने से क्या होता है। सर जिंदगी मैंने बिजनेस लाइफ का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जिंदगी दो तरीके से जिया जाता है, एक पर्सनल लेवल का और एक प्रोफेशनल लेवल का। हम लोग यहाँ पर पर्सनल लेवल जिंदगी का प्रॉब्लम का सुझाव तो नहीं दे सकते, बिकॉज ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए लॉ को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपका ग्रिप जितना बेहतर होगा उतना अच्छा है सर। बहुत हेल्पफुल चीजें हैं, कंपनी को भी बहुत हेल्प करता है, जिसको नॉलेज होगा एज ए सीए, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सर आगे आगे कहाँ बढ़ेंगे पता नहीं, जहां जहां मन चाहे उधर बढ़ जाएंगे। देखो आगे बढ़े। सर ये हो गया था, मुझे एक बार बताओ तो सर, अंडर इन्फ्लुएंस डिटेल्स में बता दिया था कि थोड़ा सा डिटेल्स में बताना बाकी था? हेलो, बाकी था ना? क्या? हाँ बोलो सर। बाकी था, बाकी। तुषार, हाँ तुषार एक तो बाकी ছিল কি ডিটেলসে না বলে দিয়েছিলাম? यस, কেউ কিছু একটা বললো, তুষার আই থিঙ্ক। তুষার বল কি বললি, বাকি আছে ডিটেলসে বলা? नहीं सर, তাহলে लास्ट लास्ट क्लास में सेक्शन 16 हुआ था क्या? हुआ था क्या? बता तो रहे थे कि नॉर्मली मतलब ओवरव्यू बताया सर। ओवरव्यू डिटेल मैंने बताया था, डिटेल्स नहीं हुआ था, बस यही मैं पूछ रहा था। ओके ओके ठीक है सर, चलो समझ गए, समझ गए सर, समझ गए। वही मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था कि क्या मैंने डिटेल्स बोला था कि नहीं बोला था। चलो बहुत इंपॉर्टेंट जगह में हम लोग आ गए सर। फिर आगे आगे डिफरेंस भी बता देंगे, एकदम क्लियर कट डिफरेंस बता देंगे, आपके सामने भी रहेगा। इक्वेशन अंडर इन्फ्लुएंस पे क्या थीन लाइन है वो सब आपको समझ में आएगा। लास्ट क्लास क्वेश्चन में पूरा हम लोग क्या करें, क्रिटिकल एनालिसिस कर चुके हैं। ओके, तो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 16 का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 16। इसमें
आपको क्या बताया जा रहा है सर? एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अंडर दिस प्रोविजंस, इसमें ये जो सेक्शन 16 है ये बेसिकली आपको कोर्शन सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसके ऊपर मैं आज बात करना भी चालू कर दिया। शेयर ब्रोकिंग फार्म, लॉ फार्म, सभी बारे में बात कर दिया। जो खराबी बातें हैं जिस पे भरोसा करके बिजनेस का भरोसा टूट जाता है। So according to section 16 of the Indian Contract Act 1872, induced by undue influence, where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other. ठीक है, one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses that positions to obtain an unfair advantage over the other. आई होप कि आपको ये बताने का फिर से जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक लॉयर अपने क्लाइंट का फायदा उठा सकता है, मतलब अनफेयर एडवांटेज उठा सकता है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट का उठा सकता है, करते हैं ना आजकल, करते हैं। टीचर स्टूडेंट का कर सकता है, बिल्कुल। टीचर पे स्टूडेंट भरोसा करता है और टीचर ही अगर धोखा दे दिया तो, अंडर इन्फ्लुएंस करके गलत कोर्स में पढ़ने के लिए बोल दिया तो, सिर्फ कमीशन खाने के लिए, आजकल चलता है सर। आजकल ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं। स्टूडेंट टीचर पे बहुत भरोसा करता है। लेकिन अब मैं प्राइवेट ट्यूटर का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। अब प्राइवेट ट्यूटर क्या करता है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं खुद एक प्राइवेट ट्यूटर होके बोल रहा हूँ। प्राइवेट ट्यूटर क्या कर लेता है, स्टूडेंट को मैनिपुलेट इजीली कर सकता है, क्योंकि स्कूल टीचर या उसमें तो बहुत भीड़ होता है, कितना लोगों को क्या मिलता है, और वो लोग इतना स्टूडेंट को पर्सनली गाइड भी नहीं करते, तभी तो लोग प्राइवेट में जाते हैं। अब क्या होता है कि स्टूडेंट भागा भागा पहुंचते हैं टीचर के पास कि सर क्या करें आगे, 12th तो हो गया, मानो 12th में कॉमर्स पढ़ा, फिर आगे क्या करना चाहिए। तो जो जिनको अंदर से पहले से पता है क्या करने से अच्छा है, घर पे भी अच्छा गाइडेंस है और अच्छा टीचर मिला है, वो भी अच्छा गाइड कर रहे हैं, दैट्स ओके। बट आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, उनको गलत कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर एक्चुअली कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टूडेंट को वहां पर भेज दिया जाता है। 5 लाख का बीकॉम है, 10 लाख का कुछ कोर्सेस है, होटल मैनेजमेंट है, जो मतलब कोई वैल्यूएबल नहीं सर, नाम का कोर्स है। ठीक है, मैं आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा आगे आगे। ठीक है, अलग अलग नाम बना के ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट करके 10 लाख 15 लाख सिर्फ कॉलेज पढ़ने के लिए ले लेता है। अब जो टीचर भेजता है ना स्टूडेंट को, वो कमीशन एजेंट का काम कर लेता है। अंडर इन्फ्लुएंस का फायदा है सर, ये अंडर इन्फ्लुएंस का फायदा है। ठीक है। सर ये सब बातें बहुत होता है सर, आप थोड़ा सा अपना दिमाग को बैलेंस रखोगे तो समझ आएगा। ऐसे आप लोग छोटे हो अभी, उतना शायद नहीं सोच पा रहे हो, बट समझ जाओगे सर एक दिन। ठीक है, मतलब आपके मन में चल रहा है कि सिर्फ शेयर मार्केट में प्रॉब्लम होता है, नहीं सर, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम होता है, लॉ में लॉयर में केस में प्रॉब्लम होता है, चार्टर्ड अकाउंट प्रॉब्लम कर सकता है, टीचर प्रॉब्लम कर सकता है, बेसिकली वो हर केस में प्रॉब्लम हो सकता है जहां पर एक पार्टी डोमिनेटिंग नेचर का हो। बस यही मेरा कहने। हाँ बोलो सर। सर अंडर इन्फ्लुएंस पूरा खत्म हो गया था, आज फ्रॉड स्टार्ट होना था। हाँ बोलो सर। अंडर इन्फ्लुएंस पूरा खत्म हो गया था, आज फ्रॉड स्टार्ट होना था। आज फ्रॉड स्टार्ट होना था, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ तब से। अच्छा ठीक है, जब स्टार्ट मैंने कर दिया, थोड़ा सा बता देता हूँ सर, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज ही करा देता हूँ, नहीं तो क्या है, वही मैं पूछ रहा था कि अंडर इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा था मैं करा दिया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पर्सनल कुछ, एक्चुअली मेरे दादी का थोड़ा सा डेथ हो गया ना सर, तो मेरा दिमाग कुछ दिनों से थोड़ा काम नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा देखो, तो यहाँ पर मेनली पॉइंट यही था कि डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड ही यूजेस दैट पोजीशंस टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। A person is deemed to be in positions to dominate the will of another, where he holds real or apparent authority over the other, where he stands in a fiduciary relationship. Fiduciary relationship in the sense वही जो भरोसा वाला रिलेशनशिप होता है, उसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। फिड्यूशियरी पे ना एक एग्जांपल्स हैं, मैं देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखो, A having advanced money to his son, B during his minority upon B's coming of age, मतलब बाप बेटे के अंदर भी हो सकता है। ये एग्जांपल मैंने लास्ट दिन बोला था, ये वाला एग्जांपल मैं बोला था। A man enfeebled by disagree or age is induced by B's influence over him as medical attendant। ठीक है, अब एक मेडिकल अटेंडेंट अपने पेशेंट्स का फायदा उठाता है। ठीक है, A being in debt to B, the money lender of his village, he applies to a banker for a loan at a time where there is a stagnancy in money market। हाँ सर, ये सब तो हो गया था। देखो मैं बोला
कि सर हो गया था अंडर इन्फ्लुएंस, आप लोग बोले नहीं। एनालिसिस में मे भी कुछ पॉइंट शायद बताना बाकी था। हाँ सर, जैसे सेक्शन 16। हाँ बोलो सर, ये सब हो गया था या अभी हो गया था? क्या था ये बाकी है जो एसेंशियल्स है ये सर। अच्छा अच्छा ठीक है, याद आ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर तो ये भी हो चुका है, ये गुरु वाला एग्जाम्पल 18 जो है। स्पिरिचुअल गुरु वाला ये भी हो चुका था ना? हाँ हो चुका था, ठीक है चलो। हो गया था सर, हो गया था। आप लोग मुझे, मेरा गलती ये है कि मेरे को कुछ चीजें याद नहीं था कि क्या हुआ था। कोई बात नहीं, चलो। हाँ ये करा दिया था मैंने। चलो फ्रॉड होगा। सेक्शन 17 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 फ्रॉड के बारे में बात करता है सर। हाँ, फ्रॉड भी एक तरह का फ्री कॉन्सेंट के खिलाफ जाने वाला कॉन्सेप्ट है। फ्री कॉन्सेंट के अगेंस्ट में काम करता है फ्रॉड। फ्रॉड का डेफिनेशन क्या देता है? Definition of fraud under section 17. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent with an intent to deceive another party. माने इसके मन में धोखा पहले से ही है कि धोखा देने के लिए मैं आया हूं, ठीक है, to deceive the another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. माने किसी भी तरह से हम उनको बस जाल में फंसा ले और फिर उसको लूट लिया, ठीक है। द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इन टू इट टू बी ट्रू। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब वही सिंपल सी बात है सर, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब किसी को वो प्रॉमिस करना जो करने का मेरा कोई इच्छा ही नहीं है, बस बोल दिए। जैसे आजकल चलता है ना, हाँ मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बट प्यार सच में थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। जैसे बच के रहना है सर। एनी एनी अदर एक्ट fitted to deceive, any such act or omissions as the law specially declares to be a fraudulent। लॉ किसी चीज को अगर फ्रॉड का डेफिनेशन देता है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। अब इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है सर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them. It is the duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is in itself equivalent to speech। मैं समझाता हूं। साइलेंट माने चुप रहना। क्या आपका चुप को मैं हाँ समझू कि ना समझू? समझ रहे हो सर? कोई जब जवाब नहीं दे रहा है तो जवाब को हाँ माने कि ना माने, इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ए सेल बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स व्हिच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए को पता है कि ये घोड़ा पागल है। हाँ, बचपन में बंगाली में हम लोग ना एक कविता टाइप का था सर। पगला घोड़ा खेपे छे बंदूक छोड़े मेरे छे। एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, ठीक है। ये हम लोग के बचपन में था सर, बहुत पुराना बात है, 90s का, ठीक है। हम लोग तो 90s किड्स है ना, तो 90s में चलता था कि पगला घोड़ा खेपे छे बंदूक छोड़े मेरे छे मेम खाए चाय बिस्कुट। भूल गए बाकी टर्म होने नहीं, जो भी वैसा कुछ था। तो घोड़ा पागल हो गया है। ए सेल बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स which A knows to be unsound. A says nothing to be about the unsoundness of the horse. This is not fraud by A। सर कहता है कि ये फ्रॉड नहीं है। ये ए के तरफ से फ्रॉड नहीं है। A sale by auction to be a horse which A knows to be unsound. A says nothing to be about the unsoundness of the horse. This is not fraud by A। बिकॉज ऑक्शन में जब घोड़ा सेल हो रहा है ना, तो घोड़ा किस हालत में है इसके बारे में जो बाई कर रहे हैं उनको नॉलेज गैदर करना चाहिए। इसके बारे में बहुत एग्जांपल्स है। कोई किसी के एक पिग वाला एग्जांपल भी होता है कि मानो पिग पिग सेलर सेल कर रहा है, उसको पता है कि उसका पिग को फीवर है, ठीक है, या किसी भी तरह का डिजीज है। तो क्या पिग सेलर जब किसी पिग बायर को पिग सेल करेगा, वो बोलेगा क्या कि भाई मेरे पिग को डिजीज है या वायरस है इसके अंदर?
नहीं बोलेगा। ठीक है, ये समझना पड़ता है। जो जिस चीज का डीलर है ना, उसको नॉलेज गैदर करना पड़ता है कि भाई ये ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है। B is A's daughter and has just come of age. Yeah, the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. ध्यान से सुनना सर। B is A's daughter and has just come of age. Here, the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. B says to A, if you do not deny it. B A को बता रहा है, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. अगर तुम कुछ नहीं कहते तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा ठीक है। A says nothing. Here A silence is equivalent to speech. ये पहले से तय था कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मानूंगा कि घोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये सब चलता है सर। अब कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग चीजें ऐसे काम करता है। A एंड B बीइंग ट्रेडर्स, ट्रेडर माने किसी भी चीज का वो लोग ट्रेडिंग करता है, बाई सेल करता है। A has private information of a change in price which would affect B's willingness to proceed with the contract. बात को ध्यान से सुनना सर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। मानो A एंड B गोल्ड ट्रेडर है, गोल्ड के मार्केट में बारे में बात करता हूँ। आजकल गोल्ड का क्या दाम चल रहा है सर? मार्केट में गोल्ड का क्या रेट चल रहा है? एनी आइडिया? $60,000 बता रहे हैं सर कोलकाता मार्केट में। ऐसे इसमें दो तरह का प्राइस होते हैं। एक कुछ कैरेट का हिसाब होता है ना गोल्ड में। ठीक है, एक 22 कैरेट सोना, एक 24 कैरेट सोना। हाँ सर, दो तरह का होता है, एक 22 कैरेट, एक 24 कैरेट। आई डोंट नो ये कौन सा कैरेट का बता रहे हैं। आई थिंक अब इसमें हर मार्केट का है सर, गूगल हर मार्केट के बारे में बता रहे हैं। चलो कोलकाता मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है, 99.9 प्योरिटी, 10 ग्राम सोना का भाव है कोलकाता मार्केट में 60,760। ठीक है, चलो मैं आप लोगों में से किसी का नाम ले लेता हूँ। किसको किसको मेरा आवाज आ रहा है? सबको आ रहा होगा। चलो तुषार का नाम ले लेता हूँ और सोमनाथ। चलो सोमनाथ का, सोमनाथ को मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, थोड़ा आवाज दो हमको, हम यहाँ हैं। हाँ सर, आ रहा है। ओके सर, ठीक है सर। तो चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मानो तुषार और सोमनाथ दोनों गोल्ड ट्रेडर हैं। ठीक है, एक्चुअली ट्रेडिंग मैंने गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। क्या है, मानो सोमनाथ जो है वो ज्वेलरी है उसका, मानो वो ज्वेलर है। और तुषार जो है मानो कि वो ट्रेडर है। ठीक है, ट्रेडर माने क्या करता है, तुषार इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड को परचेज करता है और ज्वेलर्स को बेचता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े ज्वेलर्स है ना, जैसे इनको गोल्ड, पीसी चंद्रा, बहुत सारे नाम है सर, एमपी ज्वेलर्स, तनिष्क, देयर आर लॉट्स ऑफ बिग बिग कंपनीज। एंड छोटा मोटा भी है ना, जैसे घर के बगल वाला, आपके घर के बगल में सोना दुकान नहीं है, ज्वेलर्स नहीं है, गौरांगो ज्वेलर्स, श्री कृष्ण ज्वेलर्स, क्या क्या नाम होते हैं सर ज्वेलरी का, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, श्रीहरि ज्वेलर्स, देयर लॉट्स ऑफ नेम। आपके घर के अगल बगल में आप देखोगे। जो भी हो, आप सोमनाथ बिग कंपनी चलाता हो या फिर स्मॉल कंपनीज या स्मॉल सा शॉप है उसका, जो भी हो, लेकिन सोना में डील करते हैं मैंने पैसा वाला है, नो डाउट। हाँ सोमनाथ, गोल्ड में डील करते हैं मैंने पैसा वाला है तू। अब सर एग्जाम्पल क्या है? सर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, तुषार तो और बड़ा पैसा वाला, वो तो ट्रेडर है, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट वगैरह करता है। जैसे अभी दाम चल रहा है 60,760 टका। सोमनाथ आज के डेट में बैठ के सोच रहा है कि सोना का दाम, अच्छा ये बढ़ता कमता है कि नहीं सोना? हेलो, सोना मार्केट में दाम बढ़ता कमता है कि नहीं? हाँ सर, बढ़ता कमता है। यस सर। ठीक है, ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद ना, अब हमेशा देखोगे, लास्ट अगर आप एक साल में ही देखो, लास्ट 1 ईयर में देखो क्या हुआ है। 2022 के दुर्गा पूजा के टाइम पे सोना का दाम 51,000 था, अभी 60,000 हो गया। ठीक है, अच्छा अब लास्ट 1 मंथ का हिसाब देखो, 61,000 था, अब गिर के 60,000 हो गया। अब ये जो लोग जिस चीज का ट्रेडिंग करता है या बिजनेस करता है ना, उनको पता होता है, एक 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 नॉलेज होता है, ये वो भी एक प्रेडिक्शन है नो डाउट,
बट नॉलेजेबल प्रेडिक्शन, हवा में नहीं। ओके मैं थोड़ा गहरा बात कर रहा हूँ सर, थोड़ा लेवल में लेके जा रहा हूँ आपको। सर नॉलेजेबल प्रेडिक्शन कि सोना का दाम बढ़ेगा कि गिरेगा। एक बिजनेसमैन का सोच, जो सोना का काम करते हैं ना, उनको भनक होता है, इसी में फर्क पड़ता है कि कौन बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। तो सोमनाथ एक ज्वेलर होने के नाते उसको आइडिया लग रहा है कि 60,000 से दाम फिर से बढ़ेगा, और तुषार को से फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि नहीं दाम गिरेगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि दाम बढ़ेगा कि गिरेगा। अब ठीक 14 अगस्त से एक मंथ बाद, एक माह बाद, मतलब 1 मंथ लेटर, मानो सोना का दाम हो जाता है 61,760, माने 1000 टका में पर 10 ग्राम में सोना का दाम बढ़ जाएगा। ये लग रहा है सोमनाथ। मैं मान के चलता हूं कि सोमनाथ यहां पर सही है। ओके से फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है तो सोमनाथ तुषार को डील दे रहा है। क्या डील दे रहा है? कि आज के दाम पे 1 मंथ लेटर मेरे को सोना चाहिए। तुषार को क्या लग रहा है? तुषार का फीलिंग सोचो, तुषार का फीलिंग्स है कि नहीं दाम 60,760 से 59,760 हो जाएगा, ऐसा तुषार का मानना है। ठीक है, तुषार को लग रहा है दाम कम हो जाएगा, सोमनाथ को लग रहा है दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें कि अगर दाम बढ़ता है और सोमनाथ अगर आज के दाम पे सोना का डील कर लेता है, अब 10 ग्राम सोना का ये भाव है तो 1 केजी सोना का क्या भाव होगा? प्लीज टेल मी, प्लीज जल्दी हिसाब करो अकाउंटेंट वाले। 10 ग्राम सोना का दाम अगर 60,000 है तो 1 केजी सोना का क्या दाम होगा? कॉस्टिंग करो जल्दी, कोई तो मुझे बताए। 1 केजी माने 1000 ग्राम, 1 केजी माने 1000 ग्राम, माने इसको आप इंटू 1000 करो, आ जाएगा। करोड़ 60 करोड़ 60 60 करोड़ 76,000 60 करोड़ 76,000। ठीक ठाक सोचो। तो 60 है 76 60 सर राउंड 60 অফ 16 আছে রাউন্ড অফ हाँ 16 अच्छा ठीक है, राउंड 16 है, ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ 60 1 2 3 4 5 हाँ 60 करोड़ 60 करोड़ होता है 60,000 इंटू इंटू 1000 1000, 2 4 7 6 करोड़ हो रहा है सर। 1 2 3 4 5 6 7 6 हाँ करोड़ हो 6 रहा है ना, करोड़ 6 6 करोड़ करोड़ हो रहा है, 60 करोड़ नहीं सर, 6 करोड़। जीरो गिनने में गलती हो गई। ठीक है 7 जीरो है, 6 करोड़ का, तो 6 करोड़ का डील है। ठीक है 1 केजी सोना का डील करेगा, 6 करोड़ का डील है। तो सोचो कि अगर सोमनाथ यहाँ पर 60,000 60,760 में और दाम फ्यूचर में मानो 61,000 हो जाता है से फॉर एग्जाम्पल, लेकिन डील आज नक्की कर रहे हैं, तो 1000 टका करके 1000 ग्राम सोना पे, 1000 टका करके 1000 ग्राम सोना पे सोमनाथ जीत जाएगा। ठीक है, और तुषार को उतना लॉस हो जाएगा। तुषार मेक लॉस, है ना, तुषार को लॉस होगा और सोमनाथ को फायदा हो जाएगा। डील आज करना है, एक मंथ बाद अगर दाम बढ़ता है तो सोमनाथ का डायरेक्शन जो है वो सही निकला। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने सोमनाथ को विनर बनाया, तुषार भी विन हो सकता है। सर डीलर में ऐसे होते हैं, समझ रहे हो सर, डीलिंग्स में ऐसे होते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, किस पर्पस में ये पॉइंट को मैंने उठाया, ये सब तो एक्चुअली फ्यूचर मार्केट है। ये जो मैं आपको ज्ञान दिया, ये किस 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 मार्केट का ज्ञान दिया पता है आपको? इसके लिए इंडिया में मार्केट चलता है सर, उसको फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। आप खुद भी आगे जाके सीख सकते हो। फ्यूचर मार्केट में शेयर मार्केट का फ्यूचर होता है, कमोडिटी मार्केट का फ्यूचर होता है, करेंसी मार्केट का फ्यूचर होता है, ह्यूज कॉमर्शियल वर्ल्ड, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसका क्लास चलता है ना सर, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया कि बहुत कुछ होता है। जैसे एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, इसके थ्रू से कमोडिटी मार्केट में जैसे गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, मैं भी इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सपोज
किसी ट्रेडर को पता है कि फ्यूचर में उसका प्रोडक्ट का दाम गिरेगा, तो क्या वो अपने अपने सेलर को बताएगा कि दाम गिर जाएगा? अरे बोल देगा क्या उसको? A and B being traders enter into contract. A has private information of a change in price which would affect B's willingness to proceed with the contract. क्या ये बाध्य है B को बताने के लिए? नहीं सर। नहीं सर। तो ये सब थोड़ा थोड़ा थीन लाइन है सर, कि कौन बाध्य है और कौन नहीं है। ठीक है, कि किसे बताना चाहिए और किसे नहीं बताना चाहिए। इसी के ऊपर आपको 4-5 एग्जांपल्स यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो हर बात में फ्रॉड नहीं हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा कि कौन किसको नहीं बता रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो फ्रॉड है कि नहीं। आगे और भी बताते हैं। चल, अब फ्रॉड का कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। देयर मस्ट बी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ और assertions and it must be false। ठीक है, however silence में amount to fraud और an active concealment में amount to fraud। अगर चुप्पी है ना, चुप है, ठीक है, जानबूझ के चुप है, वो भी फ्रॉड हो सकता है। एक्टिव कॉन्सिलमेंट माने छुपाना, छुपाना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाना, मे अमाउंट टू फ्रॉड। लॉ का लैंग्वेज को ध्यान देना सर, मे अमाउंट टू फ्रॉड। अब कोई बोलेगा सर ये भी तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का था कि दाम कम हो सकता है, जैसे सोना का एग्जांपल मैंने गोल्ड का दिया, इंपॉर्टेंट था, बट क्या थोड़ी ना वो अपने क्लाइंट को बताएगा। हाँ, मतलब ये देखना पड़ता है सर कि क्या सिचुएशन है। तो एक्टिव कॉन्सिलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। The representation should be made before the conclusion of the contract with intention to induce the other party to act upon it. The representation of statement should be made with the knowledge of its falsity or without belief in its truth or recklessly not caring whether it is true or false. The other party must have been induced to act upon representation or assertions. The other party must have relied upon representation and must have been deceived. Deceived माने उसको बेसिकली लूटा गया है। And the other party acting on the representation must have consequently suffered a loss। ठीक है, यानी ऐसा लूटा कि लॉस ही हो गया। ठीक है, अब जानबूझ के, अब ये सिचुएशंस क्या होता है, जैसे फ्रॉड का बहुत एग्जांपल हो सकता है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। कभी कभी मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अब इसका भी उल्टा एग्जांपल है, ऐसे साइलेंस को फ्रॉड बता रहा है, बट बता रहा है मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिया है, H sold goods sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever। मैं यही बता रहा था आपको, बड़ा फेमस केस है। The pigs were sold with all faults and H did not disclose the fact of fever to W। Here there was no fraud। Word versus Hobbs का 1878 का केस है। यहाँ पर पिग्स कोई मतलब ये कोई मतलब एनिमल के हिसाब से नहीं देखा जा रहा है, प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जा रहा है। अब जो परचेस करने जाएगा ना, जो परचेस करने जाएगा उसके अंदर भी तो नॉलेज होना चाहिए कि भाई इसको फीवर है कि नहीं। मतलब आपको पता नहीं है, आप प्रोडक्ट, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी वाला बोलेगा कि ये सब्जी मतलब सड़ा हुआ है कि नहीं है। हेलो, सब्जी वाला आपको बोलेगा? मतलब एक सिंपल बात सोचो आप। अब वो अलग बात है कि आप रेगुलर कस्टमर हो और आपको खराब चीज नहीं देता, वो अलग बात है। मैं एथिकल प्रैक्टिस का बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मानो सब्जी वाला सब्जी लेके बैठा है और आपको फ्रेश बोल के पुराना सब्जी सड़ा हुआ बेच दिया, तो आप उस पर केस करोगे? हेलो, प्लीज टेल मी, बताओ सर। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दी, या फ्रूट्स वाला आपको सड़ा हुआ फ्रूट्स बेच दिया, केस कर दोगे उसके ऊपर कि मेरे को जानबूझ के सड़ा हुआ फ्रूट्स बेचा? नहीं सर। नहीं कर सकते ना। आपको भी तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा समझना चाहिए कि बाकी देखो, ये देखा जाएगा कि फैक्ट्स के ऊपर कि सच में ये कितना बड़ा फ्रॉड है, सच में ये सच में लूटा गया कि नहीं लूटा। बट ये नॉर्मल ये सब केस में ना कभी भी इसको फ्रॉड। A party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party। सारा सच कभी नहीं बताएगा आपको कोई पार्टी, कभी नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? बिजनेस है सर, नहीं बता सकता। अगर मतलब बिजनेस में थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है। आप कोई बोलेगा सर एथिक्स बोल के भी कुछ चीज होता है, यस दैट्स ट्रू। इसीलिए लॉ के साथ एथिक्स पढ़ाया जाता है। लॉ के पेपर के साथ एथिक्स हमेशा जुड़ के होते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट के नाम पे आप कुछ भी करोगे ये भी गलत बात है, वो भी अलग से सिखाया जाता है।
बट एथिक्स तो एथिक्स होते हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, बिजनेस करो ना सर, ठीक है। सारा सारा सच नहीं बताना है। केविट एंटर, दैट इज लेट द परचेजर बी अवर इज द रूल एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं केविट एंटर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। लेट द परचेजर बी अवर is the rule applicable to contracts. There is no duty to speak in such cases and silence does not amount to fraud. Similarly, there is no duty to disclose facts which are within the knowledge of both the parties. कोई ऐसा ड्यूटी नहीं है कि सारा फैक्ट बताओ। कोई भी दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे सब प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत कमियां रहते हैं सर, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक सर्विस में। ऐसा नहीं कि कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, होता है सर। दुनिया का हर चीज 100% परफेक्ट होता है क्या? हाँ, क्या इंसान 100% परफेक्ट होते हैं? मैं इंसान पे ही बात कर रहा हूँ। क्या आप 100% परफेक्ट हो? आप बता सकते हो? आप में कोई कमी नहीं है सर, हर इंसान में कमी है, होगा। सिर्फ जो हम लोगों को बनाया शायद उसमें कमी नहीं है। आई डोंट नो, उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे मानो आप एक टीवी खरीदने गए, अब 20,000 का भी टीवी मार्केट में है, 20 लाख का भी टीवी मार्केट में है। तो 20,000 का टीवी नो डाउट 20 लाख के टीवी के हिसाब से कम, मतलब थोड़ा सा लो परफॉर्मिंग होगा, लेकिन फिर भी देखना दुकानदार आपको 20,000 का जो टीवी है उसको भी बेस्ट बोल के बेचेगा, है ना सर? उसमें कमी तो होगा, 20 लाख के हिसाब से तो कमी होगा, लेकिन फिर भी बोलेगा नहीं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग का है, ठीक है। अब आपको नॉलेज है तो आप देख लो कि 20,000 के टीवी में क्या कमी है। केस नॉलेज का है, नहीं तो ऐसे ये हर बात में फ्रॉड हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं, इसीलिए बोल दिया मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। और इसको बोलते हैं केविटेम्टर। केविटेम्टर माने ये भी लैटिन फ्रेज है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लॉ के अंदर आपको बार बार लैटिन फ्रेज देखने को मिलेगा, मतलब रोमन लैंग्वेज। लेट द परचेजर बीवेयर, और ये कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, आप देखो सर यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जिस चीज को पहले आप फ्रॉड बता रहे हो उसी चीज के ऊपर आप एक्सेप्शनल्स भी ढूंढ रहे हो, इसलिए लॉ थोड़ा क्या होता है ना, टेढ़ा हो जाता है। बिकॉज लॉ जिंदगी का बात करता है सर, हमारे डे टू डे लाइफ का बात करता है, और डे टू डे लाइफ टेढ़ा है सर। कभी एक इंसान को आप सही सोचते हो तो 2 मिनट बाद वही इंसान गलत निकलते हैं। टेढ़ा नहीं हो गया सर, जिस पे भरोसा किया वही लूट लिया, टेढ़ा नहीं हो गया। बात को समझना है कि क्यों लोग मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एक बार हाँ बोला फिर ना हुआ। अब इंसान के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके बात हो रहा है ना सर। हमारे जिंदगी का सिर्फ कैरेक्टर नहीं, हम लोग किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से समाज चलते हैं, ये सभी मैटर सामने आ जाता है। अब 2 मिनट बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा साइलेंस इज फ्रॉड। यहाँ पर बोलते हैं मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। उसका एक केस दिया आपको, ये सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच नोज टू बी अनसाउंड, इट सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट अ फ्रॉड बाय ये। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, चलो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सर ऐसा क्यों, कैसे सोच लिया आपने? अच्छा चलो एक मॉडर्न एग्जांपल देते हैं। सर आईपीएल ऑक्शन आप लोग देखते हो? हेलो, आईपीएल ऑक्शन देखे होगा भी टीवी में? हाँ सर। अब जब आईपीएल ऑक्शन में प्लेयर को ऑक्शन में उठाया जाता है, माने जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो सब ऑक्शन में बिडिंग होते हैं ना, वहां पर वो प्रोडक्ट की तरह बिकता है सर, है ना। हाँ हाँ सर। अब जैसे मानो जैसे 2023 का जो आईपीएल था, इसमें हाईएस्ट दाम किसको मिला था? बेन स्टोक्स या बेन सैम करन स्टोक्स, सैम करन, ऐसे प्लेयर को मिला था। अब मानो कि सैम करन को चोट है, सैम करन को पता है। सैम करन को चोट है, सैम करन को पता है। बेन स्टोक को चोट है, बेन स्टोक को पता है। क्या वो बोलेगा सबके सामने मेरा चोट है? उसको लग रहा है कि चोट है, शायद पूरा नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा? नहीं बोलेगा ना सर। मतलब इतना दाम में खरीदा हुआ है फिर भी खेल नहीं पाया। अब कुछ बातें क्या होता है ना, ये सब पार्ट ऑफ दी पार्ट एंड पर्सल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वही मैं बोलना चाह कि आईपीएल ऑप्शंस के बारे में आप लोग अच्छा आइडिया है, आप लोग और समझ पाओगे। अच्छा, साइलेंस इज फ्रॉड,
साइलेंस कब फ्रॉड बन जाता है? ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। अब ये भी एक अब देखो, नॉर्मल जो बात है, ये रेगुलर बात है कि साइलेंस को एक्चुअली फ्रॉड में रखा गया है, बट एक्सेप्शंस भी दे दिया कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। इसका केस याद रखना, वॉट वर्सेस हॉब्स 1878 से 1878 का केस। अच्छा, साइलेंस इज फ्रॉड व्हेन ड्यूटी ऑफ पर्सन्स टू स्पीक where the circumstances of the case are such that it is the duty of the person observing the silence to speak. For example, contracts of uberi mei fidei, माने ये भी लैटिन फ्रेज है सर, uberi mei fidei, contracts of utmost good faith, contract of utmost good faith। एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो uberi mei fidei जो है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost good faith, ठीक है, इसमें झूठ नहीं चलेगा, साइलेंस नहीं चलेगा, ये साइलेंस है माने फ्रॉड हो जाएगा। एग्जाम्पल, fiduciary relationship where the person is whom confidence is reposed is under a duty to act with utmost good faith, माने good faith माने बहुत ज्यादा भरोसा, इसको fiduciary relationship बोलते हैं। and make full disclosure of all material facts concerning the agreement known to him। जैसे मैं आपको बोला था, इसका केस बना था सर, रेगर वर्सेस कैम्पबेल स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट या स्टाउट, स्टुअर्ट होना चाहिए, पता नहीं फॉरेन नेम में जो भी है सर। ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट। हेलो, ये एग्जांपल मैं ले रहा था ना सर, वही दे दिया। देखो, मैं तो स्टार्टिंग में बस ऐसे ही बोल रहा था, अब पता नहीं था यहाँ पर एग्जांपल मिलेगा वो। ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट, he sold his own shares without disclosing these facts। क्लाइंट के लिए शेयर खरीदने के लिए बोला गया, he sold his own shares without disclosing these facts। The client was entitled to avoid the contract or affirmate with the right to claim secret profit made by broker on the transaction, since the relationship between the broker and the client was relationship of utmost good faith। यानी ब्रोकर बेसिकली यहाँ पर सीक्रेट प्रॉफिट खा रहा है और अपने क्लाइंट को उसका बेनिफिट नहीं दे रहा है। ये नहीं कर सकता कभी भी कोई ब्रोकर, ये गलत बात है, क्योंकि ये एक अटमोस्ट गुड फेथ का खेल है, इसमें आप कोई भी फैक्ट्स को छुपा नहीं सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए बोला केस टू केस मैटर कितना वेरी कर जाता है। देखो, एक बार आपको बोला कि नहीं आपको हर फैक्ट बताना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर आपको बता रहे हर फैक्ट बताना चाहिए। इसीलिए बोला मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग एग्रीमेंट नोन टू हिम। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, in contract of marine, fire, life insurance, there is an implied condition that full disclosure of material facts shall be made, otherwise the insurer is entitled to avoid the contract। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको पूरा बात नहीं कहता है मेरीन इंश्योरेंस के बारे में, फायर इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, कि भाई कब मिलेगा मेरे को इंश्योरेंस का फायदा, किस पर्पस में मिलेगा, किस सिचुएशंस में मिलेगा, फैक्ट डिस्क्लोज करो। इसलिए सब रिटेन में लिखा रहता है। अब बहुत सारे लोग ना पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहिए, बिना पढ़ के साइन करके ना इंश्योरेंस चालू हो जाता है, लेकिन नहीं, जब भी पढ़ो, जब भी इंश्योरेंस करो, चाहे मेरीन हो, फायर हो, लाइफ हो, एक्सीडेंट हो, हेल्थ हो, पढ़ो, डिटेल्स में पढ़ो क्या लिखा है कि कब मेरे को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, कब मैं अपना जो भी है क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम भरना है, कितना प्रीमियम, कितना दिन तक भरने के बाद मेरे को कोई क्लेम मिल सकता है, या फिर मरने के बाद है कि एक्सीडेंट में, कौन सा एक्सीडेंट, जहाज डूबने पे मिलेगा कि जहाज तैरने पे मिलेगा, जो भी सिचुएशंस हो, ठीक है, हर केस को क्लियर कट बताना चाहिए। नहीं तो इंश्योरर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब बिजनेस की राज है, कुछ बातें, ये सब बात आप नहीं छुपा सकते, लेकिन कुछ देर पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिया जहां पर आप छुपा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, देखो अब आप बोलोगे सर बिजनेस में मैरिज कहाँ से आ गया, आजकल मैरिज भी एक तरह का डील हो गया सर, ठीक है, आजकल, ठीक है, ये बहुत खराब बात है, बट हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। शादी के टाइम पे लड़का लड़की जिनके बीच में शादी हो रहा है, दोनों फैमिलीज के बारे में सबको क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए, छुपा छुपी नहीं चलेगा। लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि लड़का पढ़ा लिखा है, आजकल चलता है सर समाज में, इस तरह का एग्जाम्पल बहुत है। लड़का मानो शायद 12th तक पढ़ा है, लेकिन जब अपना बायोडाटा दिया तो वहां पर बताया कि
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक सिनेमा में देखा था मैंने, एक मूवी में, ठीक है। तो उस मूवी में अपने बच्चे का एडमिशन होगा, बंगाली मूवी है, जो लोग बंगाली मूवी देखते हो उनको पता होगा, बट बड़ा फेमस है, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है। मूवी का नाम मोस्ट प्रोबेबली रामधनु है, ठीक है। एक बच्चे को लेके मूवी है, इसका हिंदी वर्जन भी हुआ है, हिंदी मीडियम बोल के, सुना है आप लोगों ने? हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम मूवी जो है वो आपका बड़ा फेमस हिंदी हिंदी एक्टर किया है, अभी नहीं है सर, कैंसर में मर गए, मतलब उनका चले गए सर, इरफान खान, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। हिंदी मीडियम बोल के मूवी, मतलब अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने को लेके एक तो मैं बंगाली मूवी का कहानी आपको छोटा सा बता रहा हूँ कि बच्चा को अच्छा स्कूल में एडमिशन कराना है तो माँ बाबा का क्वालिफिकेशंस भी देखा जाता है। कुछ स्कूल, कोलकाता का जो पॉपुलर स्कूल्स है ना सर, वो लोग मांगते हैं कि माँ बाबा का क्वालिफिकेशन। अब जो वाइफ मतलब पेरेंट्स थे, पेरेंट्स में से जो वाइफ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं हस्बैंड वाइफ करके बता रहा हूँ। हस्बैंड जो है इनका क्वालिफिकेशन एंड वाइफ जो है उनका भी क्वालिफिकेशन, तो वाइफ जो वो ग्रेजुएट थे, ठीक है। तो ये मिनिमम था कि वाइफ को ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मैंने माँ को, ठीक है, मादर पार्ट को ग्रेजुएट होने, बीकॉम पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया था, ठीक है। तो शादी जब हुआ था ना इनका, तो तब हस्बैंड अपने मतलब प्रोस्पेक्टिव वाइफ को बोला था कि वो बीकॉम किया है, ठीक है। अब जब बच्चे का एडमिशन को लेके, चाइल्ड के स्कूल एडमिशन को लेके जब बात हो रहा है, तो सब अपना अपना सर्टिफिकेट ढूंढ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्कूल में जमा करना है, स्कूल एडमिशन है बच्चे का। अब वाइफ तो ओरिजिनली ग्रेजुएट है, वो अपना सच बताया था सारा, उसका सब कुछ है। अब हस्बैंड तो झूठ बोला था, वो बोला था कि बीकॉम किया। तो फिर जब झगड़ा हो रहा है ना अभी, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है हस्बैंड का, तो हस्बैंड वाइफ को झगड़ा में बोल रहा है, मतलब वाइफ बोला कि तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ बीकॉम का, ठीक है, बीकॉम रिजल्ट निकालो, बीकॉम का सर्टिफिकेट निकालो। तो हस्बैंड के पास तो है नहीं। तो फिर अब झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा में हस्बैंड वाइफ को बता रहे हैं कि मैंने बीकॉम बोला था, बीकॉम पास तो नहीं बोला था। एक्चुअली क्या होता है जब कोई बोलता है तो क्या बोलता है, क्या किया रहा है ना, बीकॉम किया, ठीक है। तो बोलता है बीकॉम किया, बीकॉम पास कहाँ किया, मैंने बीकॉम बोला था, बीकॉम पास नहीं बोला था। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमने बीकॉम को बीकॉम पास समझ ली। ये मूवी का एक सीन था सर, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो फिर भी ये एक छोटा मोटा मैटर है, बट कोई भी बातें शादी में क्लियर होना चाहिए। जैसे बहुत केस में होता है कि किसी का कोई डिजीज है, बताता नहीं है, ठीक है, शादी हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आते हैं, फिर उस चीज को लेके दिक्कत बढ़ते हैं, फिर आफ्टर आफ्टर मैरिज आफ्टर शॉक हो जाता है, ठीक है। तो छुपाना नहीं चाहिए सर, कॉन्ट्रैक्ट भी बता रहा है आपको। इसके ऊपर केस बना था, हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गस्सी, आई थिंक इंडिया का ही केस है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट जो होता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट आल्सो रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल माने वैल्यूएबल फैक्ट्स विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी। जब फैमिली सेटलमेंट हो तो सबको सब बात पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बात छुपा रहा है कोई, अगर कोई भी छुपाएगा ना वो गलत बात है, वो फ्रॉड में आ जाएगा सर। जैसे नॉर्मली फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है, फैमिली डिस्प्यूट में जब सेटलमेंट होता है, मानो कि पेरेंट्स चले गए, ठीक है, पेरेंट्स अब 80+ हो गए, चले गए, ठीक है, सब डेथ हो गया। अब उसके बाद अपने बच्चे लोगों के बीच में फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। अब जो बड़े भाई है ना उनको सब पता है, ठीक है, जो बिग ब्रदर है, सबसे बड़ा भाई, और बाकी जो छोटा वाला है ना उनको ज्यादा डिटेल्स नॉलेज नहीं है, क्योंकि छोटा बड़ा भाई जो है ना पापा के साथ काफी समय बिताया है, उनको पता है कि कहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है। अब वो बहुत सारा प्रॉपर्टी पेपर गलत गलत तरीके से मिस यूज कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है सर, ये भी फ्रॉड में आ जाता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ छोड़ेगा नहीं, पता आज नहीं तो कल चल जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट में बड़ा केस फाइल हो जाता है ना, तो किसके नाम पे क्या प्रॉपर्टी है सब सामने आ जाता है, और अगर माँ बाबा के नाम पे प्रॉपर्टी है ना सब बच्चे को मिलता है। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन इशूइंग प्रोस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, ये कंपनी लॉ का पेपर है। ये मैंने रिसेंटली, जो लोग कंपनी लॉ क्लास करते हैं इंटरमीडिएट लेवल में या फाइनल लेवल में, उनको मैंने पढ़ाया, ठीक है, रिसेंटली अभी अभी खत्म किया, प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस।
CS एग्जीक्यूटिव इंटर वाले एज वेल एज फाइनल में भी बहुत सारे लोग आए। इसमें ना एक प्रोस्पेक्टस का पेपर होता है, चैप्टर होता है, मैं बताता हूँ क्या है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस किसका है, मैंने क्या बताऊं सर आपको, बता देता हूँ चलो। ये भी शेयर मार्केट रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रेडिंग वाला नहीं, ये इन्वेस्टमेंट वाला एरिया है। जब कोई कंपनी मार्केट में आता है ना, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो कंपनी को अपने बारे में ना दुनिया को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में सारा डिटेल्स कंपनी एक डेटा में प्रोवाइड करते हैं, जो सेबी के साइड में अपलोड होते हैं। जैसे ये कंपनी है डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड बोल के, ये इसका प्रोस्पेक्टस है, इसको बोलते हैं DRHP। ये कंपनी लॉ का क्लास जो लोग कर चुके हैं उनको पता होगा, ठीक है। कोई बात नहीं सर, फाउंडेशन में नॉर्मली कंपनी लॉ का बेसिक्स होते हैं, जो लोग इंटरमीडिएट फाइनल लेवल का क्लास करते हैं लॉ का, उनको ये नॉलेज है कि क्या होता है वहां पर। तो DRHP में क्या है सर, DRHP एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स है या प्रोस्पेक्टस बोलो बेसिकली। तो ये कंपनी अभी लिस्टेड होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, कब होगा इसका अभी तक डेट नहीं आया। तो अभी अपकमिंग डेट, जैसे रिसेंटली कुछ कंपनी जैसे TVS सप्लाई चेन, कॉनकोड, SBFC, ये सब कंपनी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुका है। अब कुछ कंपनी आने वाला है, डेट अभी तक सेबी ने डिक्लेयर नहीं किया, बट बहुत जल्दी शायद कर देगा। लेकिन जब भी कंपनी को मार्केट में आना है ना, तो कंपनी सेबी के थ्रू से अपना सारा डिटेल्स मार्केट को बताते हैं। अब जो लोग फाइनेंस मार्केट, मतलब ये जो आप लोग कैपिटल मार्केट, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं ना, यही लोग ये सब काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, रियल लाइफ काम दिखाता हूँ, चलो एक सेकेंड लुक एट सर, जरा देखो। ये डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड अपना सारा डिटेल्स बता रहा है आपको, और ये इंफॉर्मेशन को जो ड्राफ्ट करते हैं ना, ये काम कौन करता है। जैसे ये देखो कौन किया यहाँ पर, अनन्या गोडबोले, ठीक है। अनन्या गोडबोले, ये मराठी टाइटल होते हैं सर, ठीक है, गोरपड़े, गोडबोले ऐसे नाम होते हैं। तो ये कौन किया सर, कंपनी सेक्रेटरी, इनको कंप्लायंस ऑफिसर कहा जाता है, हर कंपनी में मैंडेटरी है। CS का ये रोल प्ले है सर। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्टेड होना है, तो उसके लिए जो ड्राफ्टिंग का काम होगा कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या काम करता है, रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल्स, ठीक है, ये सब चीजें बेसिक ऑफ कंपनी लॉ में भी पढ़ाया जाता है, और एडवांस लेवल में तो है ही। अब ये कंपनी को मार्केट में कितना पैसा रेज करना है उसका एक डिटेल्स ही दिया है, करीब करीब 550 करोड़ के आसपास मार्केट से उठाना है, ठीक है, मतलब रेज करना है, पब्लिक इशू सब्सक्राइब करेगा तो मिल जाएगा। और फिर कुछ कंपनीज है जो इनको इस पैसे को रेज करने में हेल्प करेगा, इनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, या क्या बोलेंगे सर इनको, बुक रनिंग लीड मैनेजर, ठीक है, ये भी लॉ का लैंग्वेज है। जैसे एक्सिस कैपिटल, JM फाइनेंशियल, ठीक है, ये लोग कौन है, मार्केट में इनका जो पैसा है ये इसको रेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये कंपनी में सब फाइनेंशियल लोग बैठे हुए हैं सर, CSEMA वाले बैठे हुए हैं कि क्या वैल्यूएशन है नहीं है। अब यहाँ पर देखो कंपनी का फाइनेंशियल मैटर अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी का पूरा PL बैलेंस शीट जो आप लोग अकाउंट्स में रेडी करोगे, ये सारा ऑडिटेड वाला, ठीक है। अब देखो काम कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये किसका रिपोर्ट है, चैंदियोक एंड कंपनी LLP। ये कौन है सर, ये चार्टर्ड फर्म है, ये चार्टर्ड फर्म है। ये देखो पार्टनर खुशबू क्या नाम है, खुशरू B पैंथकी, ठीक है, जो भी नाम है सर, नाम से क्या लेना देना। ये देखो ये कौन है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ये ऑडिटेड बैलेंस शीट है। यहाँ पर आपको CFO मिलेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये कंपनी सेक्रेटरी भी है, ठीक है। तो CM में मिलकर ही काम करते हैं, तब जाके कंपनी चलता है, हर एक डॉक्यूमेंट्स में इनका योगदान रहते हैं, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या करना है, जो भी इन्वेस्ट करेगा कंपनी में डिटेल चेक करेगा, कंपनी का एसेट देखेगा, लाइबिलिटी देखेगा, PL बैलेंस शीट को रीड करके समझेगा कि बिजनेस कितना आगे जा सकता है। इसको स्टॉक मार्केट में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, बिजनेस को समझने। अब अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग पढ़ाई करते रहो, समझ जाओगे धीरे धीरे। या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोलते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन। एज ए CS आप लोगों के पास भी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस का हेल्थ कैसा है। ऑडिटर क्या करते हैं, चेक करेगा, इसको चेक करके साइन करता है, तब पता चलता है कंपनी कितना वैल्यूएबल हालत में है नहीं है।
ठीक है, अब मैं आपको जो चीज बता रहा था कि प्रोस्पेक्टस क्यों बताया मैं 2 मिनट थोड़ा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ता है इन्वेस्टर। हाँ सर, ये कोई अंधाधुंध खेल नहीं है कि टीवी में आके कोई बता दिया ये वाला कंपनी का शेयर ले लो और आप शेयर ले लिए और फिर बाद में आपका पैसा बत्ती गुल हो गया, मीटर चालू हो गया, फिर आप बोलोगे मार्केट जुआ है। हाँ सर, पहले पढ़ना तो सीख लो, पहले पढ़ना तो सीख लो, जान तो जाओ कि मार्केट में क्या चलता है। हाँ, मतलब बोलते हैं ना ढाल ना तलवार, आ गए निधिराम सरदार। मैंने पहले जानो तो सही, फिर बाद में सरदारगिरी दिखा देना। इसमें जो भी डिटेल्स लिखा है ना, ये पढ़ के रियलाइजेशन चाहिए, तब जाके आप अपना ₹1,00,000 है तो लाख लगा दो, करोड़ों है तो करोड़ों लगा दो, बाद में ना बोलना सर। ठीक है, इसीलिए पढ़ के करना है, ज्ञान लेके करना है। इसका पढ़ाई होता है, आप लोग फाइनेंशियल पढ़ोगे, आगे आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स का नॉलेज बहुत कोर चाहिए सर, अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, फाइनेंस का नॉलेज चाहिए। अच्छा, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं ना, उनको अलग से पढ़ा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे। बहुत लोग आते हैं सर पढ़ने के लिए मेरे पास, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज वो लोग नहीं जानते ना, तो फिर उनको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू से पढ़ाया जाता है। बाकी लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया मैंने कि बहुत बड़ा दुनिया है सर ये फाइनेंशियल वर्ल्ड, जितना जानो कम पड़ जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी जब अपने बारे में बताते हैं ना कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं हूँ डॉन या मैं हूँ कौन, जो भी है वो प्रॉस्पेक्टस में बताते हैं। उसमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर झूठ झाट बोलेगा ना तो क्या होगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ सर, इतना एग्जाम्पल ना दो, माथा खराब हो जाता है। ऐसा ही एक केस बना था सर शेयर मार्केट में, ये ऑडिट में भी पढ़ोगे आगे जाके, आप सभी को ऑडिट पढ़ना है आगे जाके। एक कंपनी है, उसका नाम है सत्यम कंप्यूटर्स, है नहीं था, ठीक है, 7,800 करोड़ का फ्रॉड किया था सर, एक आध करोड़ का नहीं, 7,800 करोड़ का। ये शेयर मार्केट फ्रॉड था, फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉड था। किस तरह से फ्रॉड हुआ था जानते हो, ये लोगों को ये बताया था, अपनी कंपनी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया था। देखो क्या लिखा है, तो सत्यम फ्रॉड। मैं आपको सब बिजनेस लेवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मार्केट लेवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगल बगल वाला फ्रॉड का बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब इंडिया में, मतलब दुनिया को बहुत, मतलब हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके बाद सेबी जाग गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाग गया, अब थोड़ा कम हुआ है, 2008-9 का टाइम का खेल है। कंसिडर्ड worth rupees 7,800 crore is formally regarded as India's largest business scandal. सत्यम स्कैंड हाईलाइटेड a lack of corporate governance, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरीज का होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज वेल एज कॉस्टिंग लेवल में कॉस्ट अकाउंटेंट, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड एथिकल बिहेवियर एट वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट आईटी फर्म। ये कौन था जानते हो, आज टीसीएस के बारे में जानते हो, आज आप विप्रो के बारे में जानते हो, आज आप इंफोसिस के बारे में जानते हो, ये इनके साथ कंपीट करने वाला कंपनी था सत्यम। बाद में इसको कम वैल्यूएशंस में महिंद्रा ने ले लिया, जिसको आज टेक महिंद्रा के नाम से आप लोग जानते हो। आईटी जॉब करते हैं ना लोग, आईटी सेक्टर, ये सत्यम भी आईटी सेक्टर वाला कंपनी था। इसका ओनर का नाम था सर रामालिंगम राजू, और इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट थे पीडब्ल्यूसी बिग 4, यानी पीडब्ल्यूसी के इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे पीडब्ल्यूसी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही तो कर सकते हैं ना। बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट या मतलब यूएससीपीए करके थोड़ी आप इंडिया में चार्टर्ड का काम कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो पीडब्ल्यूसी के जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो ऑडिट का काम किया था, ये लोग भी इनका वैल्यूएशन को मैनिपुलेट किया था, प्रॉफिट कुक कर लिया था सर, बैलेंस शीट कुक कर लिया था, पीएल कुक मने खाना पकाने जैसा, जितना प्रॉफिट है नहीं उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखाना, फिर ऑडिटर साइन कर दिया। ऑडिटर पे भरोसा होता है ना, दुनिया ऑडिटर को भरोसा करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक साइन माने एक तरह का, क्या बोले सर, जैसे कोई भगवान का वचन हो गया। हाँ, ऑडिटर ने बोला माने सब सही है, लेकिन इस तरह का फ्रॉड करेगा तो मार्केट से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, इकोनॉमी 50 साल पीछे चला जाएगा, लोग स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आने के लिए 10 बार सोचेगा, क्योंकि फ्रॉड में कौन पैसा लगाएगा सर, जेल हो गया सर, ये सब अभी जेल में है, ये लोग अभी जेल में है सर। ऑडिटर लोगों का लाइसेंस छीन लिया गया,
बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप यूट्यूब में बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना के रखा है, चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, समझ लो सर, पढ़ाई करते करते हर चीज को जान लो, कहाँ तक खेल जा सकता है। The person issuing prospectus at the time of public issue of shares or debentures by a joint stock company have to disclose all material facts within their knowledge. समझ रहे हो सर? हेलो, मैं बहुत सारा कहानी बता दी, बट क्लियर है कि नहीं? इतना बताओ सर, किस लेवल तक जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा बताया। हेलो, কি সবাই বুঝতে পারছে? Yes, sir. यस सर। सर, प्रोफेशनल बनना है तो लेवल ऑफ नॉलेज को उस लेवल में लेके जाना, नहीं तो सिर्फ किताबी बातों में रह जाओगे। किताबी बातें फील करना चाहिए, मैं इसीलिए थोड़ा बता देता हूँ। So where silence itself is equivalent to speech. यहाँ पर दूसरा बोल, silence itself is equivalent to speech. For example, A says to B, if you do not deny it, अगर तुम deny नहीं करोगे, I shall assume that the horse is sound. A says nothing, his silence amounts to speech. ये पहले से ये लोग ना, पहले से ये लोग अपने अंदर एक सेटलमेंट करके रखा था। If A says to B, if you do not deny it, अगर आप डिनाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा सही है, ठीक है, घोड़ा पागल नहीं है। तो ये पहले से डिसाइडेड था, तो आपका साइलेंस को यहाँ पर एक क्या माना जाएगा? हाँ माना जाएगा, इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस, contract are not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence. Exception to section 19. In case of fraudulent silence, जब साइलेंस फ्रॉड के कारण यूज होता है, contracts are not voidable if the party whose consent was so obtained had the means to discovering the truth. ठीक है, अगर सच को बाहर करने के लिए किसी के साथ इस तरह का किया जा रहा है तो इन दैट केस वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस का पार्ट होगा। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा आपसे, ये सेक्शन 19 का कॉन्सेप्ट आगे आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। चलो हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, सेक्शन 18 में बात करते हैं। सेक्शन 17 में फ्रॉड था, तो बेसिकली आपको फ्रॉड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है, जैसे मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसको थोड़ा सा एक्सेप्शनल में याद रखना। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17 आपको मैं बताया। तो फ्रॉड क्या है और फ्रॉड किस तरह से काम करता है, आप इस चीज को समझे, इसलिए अलग अलग एग्जांपल्स में चर्चा हुआ। और सबसे बड़ा चीज कि साइलेंस कब फ्रॉड होता है और साइलेंस कब फ्रॉड नहीं होता है, इसका एक डिटेल्स बातचीत हुआ है। अब आ जाते हैं सर मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। Now what is misrepresentation? Sir, misrepresentation means and includes the positive assertions in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. माने कोई भी चीज किसी को इस तरह से बताया जाए जो कि ट्रू है नहीं, फिर भी आप उसको बता रहे हो कि हाँ ये ट्रू है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई गलत चीज को सही बोल के बेच देना, या किसी गलत चीज को सही बता देना कि हाँ भाई ये गलत है बट आप बता रहे हो नहीं ये सही है। ठीक है सर। A breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage of the persons committing it or any of claiming under him by misleading another to his prejudice or the prejudice of anyone claiming under him, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is subject of the agreement. अब इसका मतलब according to section 18 there is misrepresentation. Statement of fact which of false would constitute misrepresentations, गलत बोल के, if the maker believes it to be true but which is not justified by the information he possesses. When there is a breach of duty by a person without any intention to deceive, it brings an advantage to him. अब कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगा सर। When a party causes, even though done innocently, when a party माने जब दो इंसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, even though done innocently, the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter. Example, A makes a positive statement to B that C will be made the director of a company. A makes a positive statement to B
that C, एक person यहाँ पर, will be made the director of a company. A makes the statement of information derived not directly from C but from M. B applies for shares on the faith of the statement which turns out to be false. The statement amounts to misrepresentation because the information received second hand did not warrant A to make the positive statement to B. अब इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से सुनना सर। कंपनी का डायरेक्टर देखो सर, हर बात शेयर मार्केट के साथ कनेक्ट करके एग्जांपल दिया गया है या बिजनेस के साथ कनेक्ट करके दिया गया है। अब आप समझ पा रहे हो कि ये सब बातें मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस कहाँ जाएगा। यस सर, डायरेक्टर माने जैसे सिनेमा अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, जो लोग सिनेमा लवर हैं उनको पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सेकेंड। मैं बताता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं सिनेमा का बात क्यों किया, सिनेमा अच्छा होगा कि खराब होगा, जब हम लोग छोटे थे ना सर तब हीरो हीरोइन देख के सिनेमा देखते थे। बट आजकल सर हम लोग बड़े हो गए, थोड़ा मैच्योर हो गए, तो हम लोग आजकल ना सिनेमा का हीरो हीरोइन को देख के सिनेमा नहीं देखते, डायरेक्टर देख के सिनेमा देखते हैं। हाँ सर, थोड़ा चेंज हो गया, ये सिस्टम थोड़ा बदल गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मानो बचपन में शाहरुख खान सिनेमा करता था तो देख लेते थे, शाहरुख खान का मूवी है, सलमान खान का मूवी है, देखना पड़ेगा। और बचपन में नॉलेज भी इतना था नहीं, बट आजकल ना क्वालिटी ढूंढते हैं सर, ठीक है, दिखावा नहीं, ठीक है, वो क्या फालतू में आके नाचा गाना कर दिया, सिनेमा हिट हो गया, वो सब नहीं चाहिए, आजकल स्टोरी चाहिए, ठीक है। और आप आज का न्यू जनरेशन भी ऐसा है। हम लोग जब छोटे थे ना 90s किड्स, उनको इतना नॉलेज नहीं था, तब जो चलता था देख लेते थे, क्योंकि उतना सारा प्रोग्राम भी तो नहीं था। फ्राइडे को सिनेमा आता था सर, उस सिनेमा को 4 घंटा का सिनेमा को 5-6 घंटा से दिखाया जाता था, बीच में आधा आधा घंटा का एडवर्टाइजमेंट होता था, ठीक है। तो ये जो लोग 90s को वही लोगों को पता है कि वो उस जमाने में कोई सिनेमा हफ्ते में एक दिन रिलीज करता था डीडी नेशनल्स पे, ठीक है। तो क्या मजा होता था, सैटरडे को मूवी आता था सिर्फ हफ्ते में एक दिन, केबल 9 नहीं था सर तब। और मैं तो गांव का था उस टाइम पे, तो गांव साइड में केबल गया ही नहीं था। मे भी जो लोग कोलकाता में या दिल्ली मुंबई में थोड़ा पहले केबल देखा है, बट मैं कोलकाता का नहीं था। तो हम लोग तो सर डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो और बंगाली चैनल में DD7, ठीक है, ये सब आप लोग शायद नहीं जानते, दूरदर्शन का चैनल सर, छोड़ो सर। सर मैं कहना ये चाहता हूँ, अब इसके साथ आप बोलोगे सर डायरेक्टर के साथ क्या कनेक्शन है इन्वेस्टमेंट का। अब ये इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इन्फोसिस के साथ, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इन्फोसिस कंपनी एक बहुत फेमस IT कंपनी है। अब मेरा बहुत प्यारा सा कंपनी है जिसमें मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ सर। ये सर शेयर का बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है कंपनी का बिजनेस, और इसका बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है। अब इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और CEO है, इनको लेके मैं कुछ बात करूंगा। जैसे सलील पारेख, ये करेंटली MD एंड CEO है सर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब सलील पारेख से पहले मोस्ट प्रोबेबली उनका नाम था, आजकल मेमोरी थोड़ा खराब हो गया है, सलील पारेख से पहले कोई था, उसका नाम है थोड़ा सा अलग नाम है, विशाल सिक्का बोल के कोई था, ठीक है, वो भी बड़ा फेमस थे सर। उनके अंडर में इन्फोसिस का बिजनेस बहुत अच्छा चला था। तो एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, विशाल सिक्का को रिजाइन देने के लिए इन्फोसिस का जो ओनर है, एक्चुअली फाउंडर नारायण मूर्ति सर, ठीक है, इन्होंने कुछ प्रेशर किया था, क्योंकि विशाल सिक्का अपना सैलरी इंक्रीज कर रहा था, तो ये फाउंडर मेंबर को पसंद नहीं आ रहा था। नारायण मूर्ति सर, आपका नंदन नीलकनी सर, ठीक है, नंदन नीलकनी वो है सर जिन्होंने ये बनाया, क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड, बहुत सारे काम किए इन्होंने, नंदन नीलकनी सर ने, बहुत पॉपुलर है। तो ये लोग प्रेशर करके विशाल सिक्का को हटा रहा था, तो तब इन्फोसिस का शेयर ना धड़ाधड़ गिर गया था, क्योंकि विशाल सिक्का इन्फोसिस को एक अलग ही लेवल में लेके गया था। तो उस टाइम पे इन्फोसिस का शेयर 1400-1600 चल रहा था। मैं 2020-22 का बात कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है।
तो क्या हुआ सर, जैसे ही विशाल सिक्का को हटाया जा रहा था, विशाल सिक्का एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो जैसे ही विशाल सिक्का को हटाया जा रहा था, मैं कुछ इस एरिया का बात कर रहा हूँ, तो शेयर का दाम ना गिर के फटाक से एकदम आधा हो गया। 1400 का शेयर गिर के 1200 1100, क्योंकि डायरेक्टर इशू हो रहा था। मेन पॉइंट यही है। तो अब सवाल ये था कि न्यू डायरेक्टर जो बनेगा, ठीक है, इनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है कि सलील पारेख इन्फोसिस को कहाँ लेके जा सकता है, क्या वो विशाल सिक्का से भी अच्छा कर सकता है या नहीं। तो मैंने थोड़ा सलील पारेख सर के बारे में जाना, पढ़ा, उनके बारे में थोड़ा आइडिया लिया, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये कर सकता है, तभी इन्फोसिस को ज्वाइन करा रहा है। तो मैंने अपना शेयर छोड़ा नहीं, बहुत सारे लोग शेयर छोड़ दिया था डर के मारे, जो भी प्रॉफिट था छोड़ दिया था, पर मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को भरोसा था, मेरे को ऐसा लगा था, ठीक है, कि नहीं ये भी अच्छा करेगा। तो मैंने शेयर को होल्ड करके रखा, और उसके बाद शेयर डबल हो गया। शेयर डबल हो गया सर, 400 का शेयर 800, 800 का शेयर 1600 हो गया। फिर प्रॉफिट बढ़ गया सर, 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, डायरेक्टर इशू सर। अच्छा, अब सलील पारेख डायरेक्टर बनेगा, ये ऑथेंटिक होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन किसी गॉसिप से जनरेट नहीं होना चाहिए, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बेसिस में डिसीजन लेना चाहिए, गॉसिप बेस्ड नहीं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज करेगा, ये गॉसिप या यूट्यूब वीडियो से नहीं बनेगा सर। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कुछ यूट्यूबर हैं सर जो सीए सीएमए का वीडियोस बनाते हैं, स्टूडेंट को भड़काते हैं जरूरत से ज्यादा। हाँ, न्यू सिलेबस बोल के ऐसा करके दे देगा ना, स्टूडेंट बैठे बैठे सुनेगा, फिर पता चलेगा कि न्यू सिलेबस आ रहा है, 1.5-2 साल से वीडियो बनाते जा रहा है। अरे इंस्टीट्यूट कभी बताया, एक नोटिफिकेशन दिया कि न्यू सिलेबस आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आ जाएगा, समय लगेगा, और स्टूडेंट ना उसमें भड़क जाता है। तो ये गॉसिप है सर। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आप कभी भी डायरेक्ट भरोसा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, गॉसिप की तरह उसके बारे में खोज कर सकते हो, फेसबुक में कोई वीडियोस देख लिया, उस पर भरोसा कर लिया, नहीं सर वो सोशल मीडिया है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक इंस्टीट्यूट अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफाई नहीं किया, तब तक। जब तक कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफाई नहीं करेगा कि डायरेक्टर कौन बनने वाला है, तब तक ये इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो सर, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको, बहुत ऐसा केस हुआ है रिसेंटली मिस रिप्रेजेंटेशन का, मैं आपको क्या बताऊं, स्टोरी सुना सुना के, रियल लाइफ स्टोरी है सब। जैसे आप लोग इसके बारे में सुने हो, अरे एक बॉलीवुड स्टार है, अरे जो मुन्ना भाई एमबीबीएस किया था, जो 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 ये बना था, मुन्ना भाई का चेला बना था, क्या नाम है उसका? अरशद वारसी। हाँ सर, अरशद वारसी। चलो मैं उनका एक खेल बताता हूँ आपको, रिसेंट खबर है, सुनो क्या हुआ था। एक सेकेंड, न्यूज चाहिए मुझे। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी बैंड फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। देख रहे हो सर, क्यों? ये आपको बहुत न्यूज मिल जाएगा। सेबी बैरेट एक्टर अरशद वारसी एंड हिज वाइफ फ्रॉम स्टॉक मार्केट। वाई? ये रिसेंट खबर है, बहुत पुराना नहीं है, मार्च 2023 का खबर है। ये लोग एक्चुअली यूट्यूब वीडियोस बनाया था, एक यूट्यूब चैनल है। देखो मैं मिस रिप्रेजेंटेशन का रियल कहानी बता रहा हूँ आपको, रियल लाइफ, मतलब ये सब हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ सर, रोज याद नहीं आता, क्योंकि हम लोग कोई स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं है कि रोज स्क्रिप्ट लिख के आएंगे। Bollywood actor and YouTube influencer are among dozens who have been banned from participating in Indian share market. Market regulator SEBI said that it had been decision after investigating allegation of price manipulations. It said videos for YouTube channels were used to be artificially inflated values. Actor Arshad Warsi implicated in the case of his wife denied allegations. Deny किया है पर SEBI ने prove किया है। कंपनी का नाम भी बताता हूं मैं, रुको, क्या नाम था कंपनी का? चैनल बहुत अच्छा व्यूज बनता था चैनल का, एक कंपनी का शेयर को पूरा मैनिपुलेट कर दिया, मतलब क्योंकि ये लोग क्या है, इन्फ्लुएंसर है ना, बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर है, लोग इन पे भरोसा करता है, और
ऐसे 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 चीजें इन्होंने बताया जिसका कोई मतलब कंपनी का पैसा लूटा ये लोग, करोड़ों का कमाया सर, और शेयर बेच के निकल गया। कंपनी का नाम मैं याद कर मतलब यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ सर, एक सेकेंड। फिर बाद में अरशद वारसी बोल रहे कि मेरा जीरो नॉलेज है मार्केट के बारे में। तो भाई जब जीरो नॉलेज है तुमको, तो फिर तुम उस पर यूट्यूब वीडियोस क्यों बना रहे थे? सिंपल सी बात है भाई, जब तुमको नॉलेज नहीं है तुम क्यों कर रहे थे? मेरे को जीरो नॉलेज है बोल के तुम बच नहीं सकते। हाँ मिल गया सर, साधना ब्रॉडकास्ट। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। देखो सर, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकता है, साथ में फ्रॉड भी आ जाएगा इसमें। साधना ब्रॉडकास्ट, इस कंपनी का शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया था। मैं आपको 1 साल का पूरा डाटा, ये देखो सर, शेयर का दाम 30 रुपीज देख रहे हैं ना सर? मैं बताता हूँ, यहाँ पर 2022 का केस है। शेयर का दाम 1 टका समथिंग चल रहा था। ये पेनी स्टॉक बोलते हैं इसको। क्या है? पेनी स्टॉक। अब मिस रिप्रेजेंटेशन का सिचुएशन देखो, लोग इस पे इन्वेस्ट किया। अच्छा, मैं आप लोगों को शेयर मार्केट नहीं बता रहा हूँ सर, कोई मन में ऐसा ना रखे कि सर हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं आप शेयर मार्केट में बता रहे हो। नहीं सर, प्लीज माइंड था, ये शेयर मार्केट नहीं बता रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट का रियल लाइफ सिचुएशंस में जो बना है मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या हुआ था। यहाँ पर आप एग्जांपल पढ़ोगे, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जो गलत निकल जाते हैं। तो एक फ्रॉड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो हुआ था। तो क्या हुआ था मैं वो बता रहा हूँ, शेयर मार्केट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी को लग सकता है कि लॉ का क्लास कम है, शेयर मार्केट ज्यादा चल रहा है। नहीं सर, जस्ट कनेक्शन में मुझे जो याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर शेयर का कोई चीज में नहीं बताया, शेयर मार्केट दूसरा चीज है सर। ये तो बस मार्केट फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का आइडिया दे रहा हूँ बिजनेस लेवल में। तो क्या हुआ था सर, इसमें शेयर का दाम 1 टका 1.5 टका, बहुत सस्ता शेयर है, पेनी स्टॉक बोलते हैं। साधना ब्रॉडकास्ट एक कंपनी है जो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग काम करते हैं, वही मूवी वगैरह बनाना इस तरह का काम करते हैं, चैनल्स वगैरह होता है। तो ये लोग ना मार्केट में खबर फैलाया यूट्यूब के जरिए कि एक फॉरेन कंपनी है ना सर, ब्रॉडकास्टिंग, जिसका क्या नाम है उसका, अरे नाम भी भूल जा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं इंडिया में भी वो लोग आजकल मूवी ब्रॉडकास्ट करते हैं। एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, यूएस का एक बहुत फेमस, चलो इतना याद करो, यूएस का एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। बीबीसी? नहीं नहीं, बीबीसी नहीं, मूवी प्रोड्यूसर्स भी हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। इंडिया में आजकल बहुत मूवी करते हैं वो लोग। उसका नाम प्रोड्यूसिंग है, ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स है। बीबीसी तो न्यूज के ऊपर है, याद नहीं आ रहा है। स्टार कुछ समथिंग स्टार, क्या स्टार, फॉक्स स्टार आई थिंक, फॉक्सटर, ठीक है। तो ये लोग बता रहे हैं कि फॉक्सटर साधना ब्रॉडकास्ट को खरीदने वाला है, ठीक है। तो ये बात बोल के, ठीक है, साधना ब्रॉडकास्टर के शेयर को कहां से कहां उठाया, देखो 2022 के बाद से 1 टका का शेयर 30 रुपीज में चला गया सर, 30 रुपीज। आप सोचो, जस्ट इमेजिन। लेकिन ऐसा कोई खबर नहीं था, ये एकदम एक मिस झूठा खबर था। आप लोग बाद में रिसर्च कर सकते हो, ऐसा कोई न्यूज नहीं था। लेकिन यूट्यूब में वीडियो बना के इन्फ्लुएंसर का फायदा करके ये लोग शेयर को कम दाम में लिया। फिर जब लोग यहाँ पर खरीदना चालू किया ना, जब लोगों को लगा भाई साधना ब्रॉडकास्ट खरीदते हैं, तो जब वो लोग बाकी लोग खरीदने गए तब ये लोग बेच के निकल गया। करोड़ों का फायदा किया सर, 5 करोड़ 10 करोड़ कमा लिया। अब ये लोगों को भी तो पता होना चाहिए। अब कुछ वही मैं बोला ना, बिना नॉलेज का काम करने से ऐसे ही होता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन। चलो बहुत बोल दिया, याद आया सर, बोल दिया। Believed the engine of his motorcycle to be in excellent condition. A believed the engine of his motorcycle to be in an excellent condition. A, without getting it checked in a workshop, told to B that the motorcycle was in excellent condition. On this statement, B bought the motorcycle whose engine proved to be defective. Here A statement is misrepresentation as this statement turns out to be false. वही साधना ब्रॉडकास्ट जैसा बात हो गया कि साधना ब्रॉडकास्ट को फॉक्सटर खरीद लिया, और किसी ने साधना ब्रॉडकास्टर का शेयर भयंकर तरीके से खरीदने लगा। लेकिन जब जब खबर आया ना, तब मार्केट ऑलरेडी 30 रुपीज में चल रहा था, पहले ही खरीद लिया। और वो मेन लोग जो हैं वो लोग
प्रॉफिट करके निकल गया, बाकी बहुत सारे लोग लॉस भी खा गया। हाँ, बीच में कोई कोई लोग इसका भी फायदा भी ले लिए, लेकिन ये झूठ है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। A, while selling his mayor to be, tells him that the mayor is thoroughly sound. I genuinely believe the mayor to be sound, although he has no sufficient ground for the belief. Later on, we find the mayor to be unsound. The representation made by A is a misrepresentation. मतलब वो बोल रही कि वो ठीक है, जब वो पूछा तो बोलते कि नहीं मेयर ठीक है। ठीक है, मेयर माने क्या होता है सर? मेयर माने क्या होता है? कौन सा जानवर को मेयर बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में? भेड़ा को बोलता है क्या? हाँ सर, मेयर माने क्या होता है? अरे कोई तो बताओ। घोड़ा, घोड़ा, सॉरी, भेड़ा नहीं, घोड़ा को ही मेयर बोलता है। ठीक है, समझ रहे हो सर? मतलब नॉर्मली वो पूछा ना कि घोड़ा ठीक है, नहीं, वो फिर भी बोल रहे नहीं कि मेरा घोड़ा ठीक है, लेकिन बाद में घोड़ा पागल निकला, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये बाय एन आर्टिकल थिंकिंग दैट इट इज वर्थ 1000, ये एक आर्टिकल खरीदने गया, सोचा कि ये 1000 का है, इनफैक्ट वो हार्डली 500 का है। देयर हैज बीन नो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। हेलो सर, आपने 500 का चीज को 1000 में लेके आया, आपका प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस इज लैक ऑफ नॉलेज। इसमें सेलर का कोई गलती नहीं है। ठीक है, थीन लाइन है, देखो थीन लाइन, ये थीन लाइन को समझना पड़ेगा। समझ में आया रे मिसरिप्रेजेंटेशन? बोलो। हेलो, समझ आ रहा है यस कि सर। नहीं? जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस को एक जगह में दिया है, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंट का। फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंशन क्या है देखो, तो डिसीव द अदर पार्टी बाय हिडिंग द ट्रूथ। ठीक है, हाइडिंग द ट्रूथ, सच को छुपा के दूसरे पार्टी को किसी भी तरह से डिसीव करना, लूटना, हराना। मिसरिप्रेजेंट क्या है, देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। इंटेंशन नहीं है, बट गलती से गलती हो जाता है। जैसे अरशद वारसी को सेबी ने बैन तो किया, जेल में तो नहीं डाला ना सर। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि इस चीज का इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। समझ रहे हो सर? मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई इंटेंशन नहीं होता है कि किसी को खराब करना है, बट हो जाता है। आप बोलोगे सर मिस्टेक है, थोड़ा सा फर्क है मिस्टेक के साथ, उसमें बात करेंगे। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू। वो जानता है कि गलत है। द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको लग रहा है कि वो जो कर रहा है सच कर रहा है, बट वो सच है नहीं। माने उसको लगता है कि सच है, पर जो सच है नहीं, माने वो झूठ को सच समझ के बोल रहा है। रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना और उस पर डैमेज क्लेम करना। फ्रॉड में भी डैमेज क्लेम होता है, तो इंजर्ड पार्टी जिसके साथ खराब होता है, जिसको लूटा गया है फ्रॉड करके, कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। मिसरिप्रेजेंटेशन में the injured party is entitled to repudiate the contract or sue for restitutions but cannot claim damages. केस कर सकता है, ठीक है, बदले में रिस्टोर करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ओरिजिनल चीज दे दो जो आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, बट डैमेज क्लेम नहीं हो सकता। बट फ्रॉड में डैमेज क्लेम होता है, फ्रॉड में डैमेज क्लेम होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेज क्लेम नहीं होता, रिस्टोर। means to discover the truth, the party using the fraudulent act, माने जो भी फ्रॉड करता है, cannot secure or protect himself, माने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता by saying that the injured party had means to discover the truth। ऐसा बोल के वो अपने आप को मतलब एकदम सच्चा नहीं बता सकता। गलत है तो गलत है, यहाँ पर इंजर्ड पार्टी ट्रुथ को निकल रहा था, ऐसा कोई भी बात नहीं कर सकता। और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है सर, द पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड
दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द मींस टू डिस्कवर डिटेल, तो प्लीड कर सकता है, ठीक है, प्ली कर सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में प्ली करने का जगह है, पर फ्रॉड में कोई जगह नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक बता दिया फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का। कोअर्शन के साथ भी अंडर इन्फ्लुएंस का डिफरेंस दिया है। अब इसको भी जरूर पढ़ना सर, इसको भी जरूर पढ़ना। अगर किसी को पास नोट्स अभी तक मैं नहीं दिया तो मेरे से नोट कलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोअर्शन क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या है। कोअर्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स और थ्रेट। फिजिकल फोर्स मतलब मारना, धमकाना। एग्री पार्टी जिसके साथ धोखा होता है is compelled to make the contract against its will. Under influence में it involves moral or mental pressure. Involvement of criminal actions, it involves committing or threatening to commit an act forbidden by Indian Penal Code. इसमें IPC आ जाता है, इंडियन पेनल कोड आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर मारा, धमकाना, ये सब आता है ना। बट अंडर इन्फ्लुएंस में नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड फॉर थ्रेट इज गिवन। इसमें इलीगल कोई एक्शन तो नहीं होता, बट एक तरह से डोमिनेटिंग नेचर में लोगों को, मतलब किसी का कॉन्सेंट को खराब किया जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, कोअर्शन में कोई रिलेशन का मैटर नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, बट अंडर इन्फ्लुएंस में कुछ तो रिश्ता होता है, ये रिश्ता कुछ कहलाता है ना। मैंने आपको बोला डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट, बहुत सारा। एक्सरसाइज बाय होम, कोअर्शन नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसर nor need it to be direct against the promisor. It can be used even by a stranger to contract. डिटेल्स में बात किया मैंने पहले ही, प्लीज पढ़ लेना एक बार, रिवाइज कर लेना क्लास कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल है। अंडर इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बिटवीन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो जिनके बीच में है वही इसके अंदर आता है। कोअर्शन में तीसरा बंदा भी आ सकता है, स्ट्रेंजर का भी रोल प्ले है इसमें। वही सुपारी किलर का एग्जाम्पल दिया था, याद करें सर। बहुत सारा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुआ था। एनफोर्सिएबिलिटी, the contract is voidable in the option of the party जिसका consent आप मार के धमका के ले रहे हैं। Under influence में where the consent is induced by under influence, the contract is either voidable or the court may set it aside or enforce it in a modified form. ठीक है, या तो कोर्ट इसको साइड में कर देगा और उसको मॉडिफाई करेगा, या फिर voidable करेगा, दोनों चांसेस है। थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है और voidable भी कर सकता है। कोअर्शन में ये voidable ही होता है। Position of benefit receipt in case of coercion where the contract is resigned by the agreed party, ठीक है, यानी अगर वो रिसाइन माने कंप्लीट कर लेता है, तो खत्म कर देता है, ठीक है। एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज बी रिस्टोर्ड बैक टू द अदर पार्टी, अगर कोई बेनिफिट लिया था तो वो अदर पार्टी को रिस्टोर करना पड़ता है, ठीक है। बट अंडू इन्फ्लुएंस के केस में ऐसा कोई बात, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, प्लीज गो थ्रू करना सर, प्लीज गो थ्रू करना। अच्छा देखो, सेक्शन 19 जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ बात कर रहा था, मैं एक काम करूंगा, इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सेक्शन 19 को बता के, ठीक है, सेक्शन 19 को डिस्कस करके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सेक्शन 19 का यहाँ पर एक पॉइंट आया था सर, कहाँ पर आया था बोले तो, ये आपका आया था फ्रॉड में आया था, ये रहा, where the silence itself is equivalent to speech, ठीक है। In case of fraudulent silence, contract are not voidable if the party whose consent was so obtained had the means to discovering the truth with ordinary diligence. Exception to section 19, ये section 19 का exceptions point है। तो section 19 को पहले पढ़ लेंगे ना, तो फिर पता लग जाएगा। तो section 19 एंड मिस्टेक को नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है, तो जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 19 एंड मिस्टेक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल्स में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ सर, समझ में आया, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, एक एक एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा डिटेल्स में ही चल रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी बात ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा। और लॉ को एंजॉय करना चाहिए सर, लॉ को पढ़े। ऑब्वियसली लॉ का लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा और एक ईजी मैट मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ना थोड़ा लॉ का लैंग्वेज में मैंने थोड़ा ईजी किया। मैं वो नोट्स शेयर करूंगा आप लोगों को, स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्पेशली मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। ये सब जो भी बिजनेस लॉ का जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इजी रेडी कर रहा हूँ।
मैं बहुत जल्दी आप लोगों को शेयर करूंगा, जिसको पढ़ने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है, थोड़ा जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स पढ़ के तब जाके मेन पॉइंट्स कभी कभी समझ में आता है, नहीं तो थोड़ा सा टफ लगता है। मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज वाला आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन हाँ उसमें ना थोड़ा सा नोट्स बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इजी लैंग्वेज रहेगा ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं शेयर करूंगा, जब भी किसी को लैंग्वेज टफ लगे तो वो इजी में शिफ्ट हो सकता है। जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसका इंग्लिश सही है वो समझ जाएगा जल्दी से, बट जिसका इंग्लिश थोड़ा सा टफ है, थोड़ा वीक है, वो उसमें शिफ्ट हो सकता है। ठीक है सर, नो इशू। चलो मैं आज इतना ही रखता हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर কেউ কিছু বলছে? भाई सर